पुस्तक 3 अध्याय 1 पुस्तक 3:4 में 9 स्वर्गीय क्लेश। पहला ट्रांस हेवन आरेख। कचरा 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 धमाका। स्याही का पत्थर जोर से जमीन पर गिरता है और पूरी तरह से टूट जाता है। जियांग गुआंग उस हुक्नुमा नाक वाले आदमी को ऐसे घूरता है मानो कोई जंगली जानवर लोगों को निगल जाना चाहता हो और गुस्से से डांटता है, बेवकूफ, झेन जू भी तो मारा जा चुका है। असल में क्या हुआ था तुम्हें मुझे सब कुछ विस्तार से बताना होगा, वरना तुम सीक्रेट सर्विस के मुखिया नहीं रह पाओगे। जियांग गुआंग इतना क्रोधित है कि वह उलझन में पड़ गया है। हुक नाक वाले आदमी का दिल धड़क उठा। एक गुप्तचर सेवा प्रमुख होने के नाते जो सम्राट के बारे में बहुत सारे राज जानता है, अगर वह अब इस पद पर नहीं रहता तो इसका एक ही नतीजा होगा, उसे मिटा दिया जाएगा। उसके दिमाग में एक विचार आया। वह तुरंत झुककर कहता है, महाराज, मेरी जांच के अनुसार झेन जू को मारना वास्तव में स्वर्गीय जाल के स्वर्ण कार्ड मिशनों में से एक था। हालांकि हमें नहीं पता कि यह मिशन किसने किया था, लेकिन घटनास्थल को देखते हुए हम एक बात पक्की कर सकते हैं, वह ये कि झेन जू का हत्यारा एक रजत कार्ड हत्यारा है। बेकार, मुझे झेन जू की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। सिल्वर कार्ड हत्यारे, बकवास। उसके माथत नालन भाई बहन भी सिल्वर कार्ड हत्यारे से आसानी से निपट लेते। दोनों ही जियांटियन विशेषज्ञ थे और झेन जू कुल मिलाकर उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुमने कहा कि ऐसे 3 लोग एक सिल्वर कार्ड हत्यारे ने मारे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ, या शायद तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जियांग गुआंग ने उस टेढ़ी नाक वाले आदमी को घूरते हुए कहा। हुक्नुमा नाक वाला आदमी मन ही मन कड़वी मुस्कान देता है। उसने सच कहा था, लेकिन बादशाह को यकीन नहीं होता। महाराज, झेन जू बेहद ताकतवर था। उसकी निजी सुरक्षा का पूरा ध्यान खुद ही रखता था, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बार उसकी हत्या के बाद घटनास्थल पर एक सिल्वर कार्ड हत्यारे का मुखौटा छोड़ा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि हत्यारा कोई गोल्ड कार्ड हत्यारा ही होगा जिसने चांदी का मुखौटा पहनकर झेन जू को भ्रमित किया होगा। झेन जू की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसे अपने दुश्मन को कम आंकने के लिए उकसाया गया था, हुक्नुमा नाक वाला आदमी जल्दी से कहता है। जियांग गुआंग काफी देर तक सोचता रहा, ये देखकर कि जियांग गुआंग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। उस हुक्नुमा नाक वाले आदमी को एक तरकीब सूझी और उसने कहा, महाराज, एक और संभावना ये भी है कि पूर्व विजेता राजकुमार किंदे को झेन शू द्वारा बाधा पहुंचाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे मारने के लिए उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ भेजे। यहाँ तक कि चांदी के मुखौटे के उन टुकड़ों का भी इस्तेमाल शायद पूर्व विजेता राजकुमार ने हमें भ्रमित करने के लिए किया होगा। हुक नाक वाला आदमी मन ही मन सोचता है, पूर्व परास्त करने वाले राजकुमार, माफ करना, इस नाजुक घड़ी में मैं बस तुम पर ही सब कुछ थोप सकता हूँ। हुक नाक वाला आदमी साफ साफ समझता है कि चूंकि जियांग गुआंग हमेशा से किंदे पर शक करता रहा है, अगर वह हर बात का दोष किंदे पर डालेगा तो शायद उसे कामयाबी मिल जाएगी। वास्तव में, सही कहा, ये किंदे ही होगा। वह विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि झेन जू को पता चल जाएगा, इसलिए उसने उसे मारने के लिए किसी को भेजा। उसे डर था कि मुझे उसकी करतूत का पता चल जाएगा, इसलिए उसने मुझे एक टूटे हुए चांदी के मुखौटे से बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इस बेवकूफ ने टूटे हुए सुनहरे मुखौटे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या इससे पूरी बात ज्यादा विश्वसनीय नहीं हो जाती? जियांग गुआंग खुद से बात करता है, उसकी आंखें ठंड से चमक रही हैं। हालांकि मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। किंदे, तुम विद्रोह करना चाहते हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इस बार तुमने झेन जू को मार डाला, मेरा एक पंख तोड़ दिया। शाबाश शाबाश। जियांग गुआंग बेहद गुस्से में है। झेन शू उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से जब भी जियांग गुआंग को ये पता लगाने में दिक्कत होती थी कि कोई उसके साथ विश्वासघात कर रहा है या दुश्मनी कर रहा है या उसके पास कोई बड़ा खजाना है, तो वह हमेशा झेन शू को जांच पड़ताल और मामले को सुलझाने के लिए भेजता था, और झेन शू ने उसे कभी निराश नहीं किया। झेन शू के साथ जियांग गुआंग आराम से बैठ सकता था। किंदे की चालाकियों के बावजूद झेन जू पूर्वी विजेता राजकुमार के कई राज जानने में कामयाब रहा। झेन जू जियांग गुआंग के लिए साफ तौर पर बहुत अहम था। हालांकि झेन जू पहले ही मर चुका है। हालांकि खुफिया प्रमुख के अधीन अभी भी कई जासूस हैं। ये जासूस झेन शू से कहीं कम दुर्जेय हैं। जियांग गुआंग के लिए झेन शू की मौत एक पंख के कट जाने के बराबर है, तो वह क्रोधित क्यों न हो? वह अपने दांत कैसे न पीसे? इसके अलावा वह हत्यारे के प्रति अपनी सारी घृणा किंदे पर निकालता है। वह इतने सालों से एक बुरे सपने से जूझ रहा था, फिर हाल ही में उसे पता चला कि किंदे बगावत करना चाहता है। अब वह व्यक्ति जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता है, झेन शू, उसे भी किंदे ने मार डाला है। किंदे, अगर मैं तुम्हारे किन वंश को नष्ट न कर दूं, तो मुझे संतुष्टि कैसे मिलेगी? जियांग गुआंग ने अपने हाथ में चाय का प्याला जोर से दबा दिया। उसकी आंखें क्रोध से धधक रही थीं। तभी जियांग गुआंग ने मन ही मन एक और फैसला किया। यी यान से कहो कि मेरे घर आए, तुम पहले जा सकते हो। हुक नाक वाला आदमी मन ही मन राहत की सांस लेता है, क्योंकि जियांग गुआंग जाहिर तौर पर इस बात पर अपना गुस्सा उस पर नहीं निकालेगा। उसके लिए सम्राट की संगति बाघ की संगति के समान है। सम्राट के पास हर बार कुछ करते समय उसे बेहद सावधान रहना पड़ता है। हाँ, मैं विदा लेता हूँ, हुक्नुमा नाक वाला आदमी झुककर कहता है। जियांग गुआंग फिर शाही अध्ययन कक्ष में स्थिर खड़ा उस टूटे हुए स्याही के पत्थर को घूरता रहता है। हालांकि उसकी नज़र टूटे हुए स्याही के पत्थर पर ही टिकी है, फिर भी वह स्पष्ट रूप से किसी और चीज के बारे में सोच रहा है। थोड़ी देर में बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है। यी यान, अंदर आओ।
जियान गुआंग की आवाज उठती है। दरवाजा खुलता है और एक असामान्य और दुष्ट दिखने वाला युवक अंदर आता है। यह कोई और नहीं बल्कि डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स का मुखिया यी यान है। जहां ये जासूस सिर्फ जांच पड़ताल और जानकारी इकट्ठा करते हैं, वहीं ये डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स वह गुप्त सेना है जो अंधेरे में जियांग शाही वंश के हर दुश्मन का नाश करती है। यी यान बेहद दुष्ट और असामान्य दिखता है। उसका चेहरा एक जवान आदमी जैसा है, लेकिन असल में वह 40 से ज्यादा सालों से जियांटियन स्तर पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जियांटियन विशेषज्ञ 500 साल तक जीवित रह सकता है और एक बार जियांटियन स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी उम्र बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। महाराज, यी यान थोड़ा झुककर कहता है। जियान गुआंग कुछ देर सोचता है, फिर दांत पीसता है और कहता है, ठीक है, उस झू सान से कह दो कि मैं मान गया हूँ, लेकिन उस राक्षसी कृपाण दांतेदार बाघ के शरीर का हर सामान मुझे मिलना चाहिए, खासकर वो 16 तीखी तलवारें। उनमें से एक भी गायब नहीं होनी चाहिए। यी यान अपनी भौहें उठाता है। मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ते हुए वह झुककर कहता है, महाराज, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। झू सान ने गारंटी दी है कि जब तक उसके पास ट्रांस हेवन डायग्राम है, वह बिना कुछ छिपाए राक्षसी कृपाण दांतेदार बाघ की पूरी लाश को छुड़ा देगा। यह अच्छा है। जियांग गुआंग ने ठंडी मुस्कान दी। मुझे नहीं लगता कि झू सान मेरे साथ कोई चाल चलने की हिम्मत करेगा। झू सान को कियान लोंग महाद्वीप के नंबर 1 धनी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और वह मिंग साम्राज्य में स्थित है। उसका व्यवसाय पूरे कियान लोंग महाद्वीप में फैला हुआ है। उसका प्रभाव अत्यंत महान है। किसी अज्ञात उपाय से उसके कुलीन अधीनस्थों के एक समूह ने एक राक्षसी जानवर को मार डाला। एक राक्षसी कृपाण दांतेदार बाघ एक विशाल बाघ जैसा दिखता है जिसकी पीठ पर तलवार जैसे 16 नुकीले कांटे होते हैं। ये सभी कांटे बेहद तीखे होते हैं और ताकत में उच्च स्तरीय हथियारों से भी मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा कृपाण दांतेदार बाघ के तीखे पंजों को हथियार में बदला जा सकता है। इसलिए कृपाण दांतेदार बाघ को मारना किसी जीवित खजाने को खोजने जैसा है। शायद शांगशियान ही कृपाण दांतेदार बाघों जैसा दुर्जेय हो सकता है। भगवान ही जाने झू सान ने उसे मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया होगा। महाराज, मैग्नेट झू सान के पास ढेरों गुप्त ठिकाने हैं। चूंकि इस बार उन्होंने जंगल में कृपाण दांतेदार बाघ को मार डाला था, इसलिए वे इस समय जंगल के पास एक शहर में एक गुप्त ठिकाने में रह रहे हैं। वे बाघ को खुलेआम मिंग राजवंश तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उनके पास पहले उस शहर में उसे काटने और फिर उसके शरीर के अंगों को वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि वह शहर किसी और जगह नहीं बल्कि पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटियों में स्थित है। यी यान झुककर कहता है। ये सुनकर जियांग गुआंग भी समझ जाता है कि यह मामला काफी परेशानी भरा है। विशाल जंगल महाद्वीप के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है और चू राज्य जंगल के बगल में स्थित है। चू राज्य के 3 पूर्वी क्षेत्र के काउंटी जंगल से सटे 3 काउंटी हैं। आमतौर पर विशाल जंगल में प्रवेश करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटी से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि ये 3 पूर्वी क्षेत्र के काउंटी किंदे के नियंत्रण में हैं। अतीत में किंदे ने बाघ के शरीर को खुलेआम छीनने की हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन ये कहना कठिन है कि वर्तमान किंदे क्या करेगा। यी यान, अपने पिता एल्डर यी से कहो कि वे विशेषज्ञों के एक दल को स्वयं लेकर पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटियों में जाएं और उनके साथ व्यापार करें। जियांग गुआंग गंभीरता से आदेश देता है। यी यान तुरंत सम्मानपूर्वक कहता है, हाँ, जब तक मेरे पिता सक्रिय हैं, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जियांग गुआंग अचानक जोर से हंस पड़ा। हाँ, मेरे पास सिर्फ दूसरा ट्रांस हेवन आरेख है। तीनों ट्रांस हेवन आरेखों को इकट्ठा किए बिना उसमें से उस अस्पष्ट रहस्यमय तकनीक का पता लगाना नामुमकिन है। इसके अलावा इतिहास में कई प्रतिभाशाली लोगों ने, यहाँ तक कि ज़ियोजेनिस्टों ने भी ये आरेख प्राप्त किए हैं या तीनों एकत्र किए हैं, लेकिन कोई भी उनका रहस्य नहीं जान पाया है। मेरे पास सिर्फ एक आरेख है, इसलिए ये बेकार है। एक बेकार ट्रांस हेवन आरेख को एक कृपाण दांतेदार बाघ के बदले में बेचना भी एक सार्थक काम माना जा सकता है। यी यान झुककर कहता है, उस झू सान को तो बस खजाने इकट्ठा करने का शौक है। वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बस एक चित्र इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है यी यान, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस कृपाण दांतेदार बाघ को पाकर मेरे पास काफी उच्च श्रेणी के जियान हथियार होंगे। सिर्फ एल्डर यी ही नहीं, आपको कई और जियांटियन विशेषज्ञों को भी भेजना होगा। याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जियांग गुआंग फिर से कहता है। अगर कृपाण दांतेदार बाघ का शरीर किंदे छीन लेता है तो ये जियांग गुआंग द्वारा खुद किंदे को शादी का तोहफा देने जैसा ही होगा। जियांग गुआंग खुद के लिए हथियार खरीदने के बजाय किंदे को अच्छे हथियारों का एक जत्था देकर इस संभावना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिंता मत कीजिए महाराज, जब मेरे पिता युद्ध में उतरेंगे तो वे आपको निराश नहीं करेंगे। यी यान झुककर कहता है। यी यान के पिता एल्डर यी के बारे में सोचकर जियांग गुआंग भी आश्वस्त महसूस करता है। B3C1 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 2। पहला ट्रांस हेवन आरेख 2। पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों के एक कस्बे में किन्यू ने एक छोटा सा निजी घर खरीदा है। जब वह सिल्वर कार्ड हत्यारा बना तो उसने बहुत पैसा कमाया था, इसलिए उसने पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों में 10 से ज्यादा घर खरीदे ताकि वे उसे रहने के लिए जगह दे सकें। चाची झांग, इसे हॉल में लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे सीधे इस पत्थर की मेज पर रख दीजिए। आज मैं आंगन में खाना खाऊंगा, किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है। अब तक किन्यू अपने असली रूप में वापस आ चुका था।
हालांकि काला चील खाना ढूंढने कहीं चला गया है। एक बड़ी सफेद सूती जैकेट पहने एक आंटी ने मुस्कुराते हुए किन यू के बगल में पत्थर की मेज पर खाना रखा। जियाओ यू, तो यहीं खाना खा लो, मैं अब वापस जा रही हूँ। ये आंटी झांग पास के ही एक होटल से हैं। जब किन यू अपने शरीर के स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ रुकता है तो वो अक्सर होटल वालों से कहता है कि खाना सीधे उसके घर पहुँचा दें। वो बहुत आज़ाद भी है। आखिरकार उसके पिता किंदे, उसका बड़ा भाई और उसका दूसरा भाई मिलकर सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि किन यू उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। सौभाग्य से मेरे पास उल्कापिंड के अश्रु की रहस्यमयी निर्मल धाराएं हैं, वरना भगवान ही जाने मेरा बायां हाथ कब ठीक हो पाएगा। किन यू अपने बाएं हाथ को देखते हुए मन ही मन कराहने से खुद को नहीं रोक पाता। किन यू की बाईं बाह में उसकी मृत्यु से पहले उसकी उंगलियों से निकली रोशनी से 2 छेद हो गए थे। ये चोटें बहुत गंभीर थीं, लेकिन उल्कापिंड के फटने से निकली विभिन्न स्पष्ट धाराओं के कारण ये चौंकाने वाली चोटें अप्रत्याशित रूप से बहुत जल्दी ठीक हो गईं। केवल 3 दिनों में किन यू की बाईं बाह पर केवल हल्के निशान रह गए हैं, न कि पहले की तरह 2 चौंकाने वाले छेद। भोजन समाप्त करने के कुछ ही देर बाद काला चील वापस आ जाता है। जियाओ हेई, तुझे अब भी वापस आना याद है साले? तू कल बाहर गया था पर अब वापस आया है। सच में तुझे एक सुंदर मादा चील मिली थी, है ना? मादा चील को देखकर तू मुझे तुरंत भूल गया। तू सच में एक विकृत चील है। किन यू ने काले चील के सिर पर चॉपस्टिक से वार किया और हंसते हुए कहा। जैसे ही काला चील ये सुनता है वह अपना सिर ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकता और बहुत घृणा से देखने लगता है। ये स्पष्ट है कि काला बाज साधारण मादा बाजों को तुच्छ समझता है। हाँ, तुम अभी भी इतने घमंडी हो। मैं पिछले 3 दिनों से ठीक हो रहा हूँ, इसलिए मैंने उस ट्रांस हेवन डायग्राम की जांच नहीं की है। किन यू की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत घर के अंदर चला गया। काला चील उत्सुकता से 1-2 बार पलकें झपकाता है और उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। हाँ, किन यू अपना हाथ बढ़ाकर पंजा बनाता है। वह घर के फर्श पर पड़े एक बड़े ईंट जैसे पत्थर को पकड़ लेता है। हाथ के एक हल्के से झटके से पत्थर का टुकड़ा एक तरफ गिर जाता है। पत्थर के टुकड़े के नीचे 2 लोहे के बक्से हैं। किन यू उनमें से एक को बाहर निकालता है। ट्रांस हेवन आरेख, मैंने उनके बारे में सुना तो है पर कभी देखा नहीं। किन यू हंसता है। हाँ, उसका हाथ लगातार लोहे के केस पर कई बार दबाता है। एक खटपट की आवाज के साथ लोहे के केस पर एक चाबी का छेद दिखाई देता है। किन यू अपनी भौहें उठाता है और मुस्कुराते हुए अपनी छाती से एक चाबी निकालता है जो नालान फेंग के शरीर से निकाली गई थी। जब नालान फेंग उस समय ये चाबी छिपा रहा था तो उसने साफ देख लिया था। चाबी को चाबी के छेद में डालने के बाद किन यू उसे धीरे से घुमाता है। क्लैक, अपेक्षित ध्वनि सुनकर किन यू मुस्कुराया। लोहे का डिब्बा खोलने पर उसे अंदर 2 चीजें दिखाई दीं, एक गोपनीय पत्र और दूसरा एक चौकोर जेड ब्लॉक। वह जेड ब्लॉक एक सौम्य बहुरंगी प्रकाश बिखेर रहा था और सामान्य जेड ब्लॉकों से स्पष्ट रूप से भिन्न था। ये बहुत ही असाधारण था। एक गुप्त पत्र। जियान गुआंग को। किन यू लिफाफा फाड़कर पत्र निकालता है। पत्र पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग हल्का सा बदल जाता है। इस गोपनीय पत्र में मुख्यतः 2 बातें हैं। पहली, स्वर्ग पार का आरेख और दूसरी, किंदे का विद्रोह। इसमें किंदे के कुछ विद्रोही कृत्यों का विस्तार से वर्णन है और यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों की कुछ विशेष सेनाओं के बारे में भी जानकारी है। किन यू ने आह भरते हुए सोचा, उफ, वाकई खतरनाक है। झेन शू की जांच पड़ताल बहुत स्पष्ट और विस्तृत है। ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता। अगर जियान गुआन को उनके बारे में पता चल जाता तो बहुत बुरा होता। शुक्र है कि मैंने इस पत्र को रोक दिया। हालांकि किन यू को यह नहीं पता कि आमतौर पर झेन शू अपनी जानकारी की समीक्षा और अपनी जांच के नवीनतम परिणामों के बारे में एक गोपनीय पत्र काफी समय बाद ही लिख सकता था। किन यू द्वारा पकड़े गए इस पत्र में पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों की कुछ विशेष सेनाओं का विवरण। पूर्वी क्षेत्र की 3 काउंटियों में उसके प्रवास के दौरान झेन शू की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ विशेष सेनाएं युद्ध में विशेष प्रभाव उत्पन्न करेंगी। एक आश्चर्यजनक सेना को दुश्मन को अचानक से घेर लेना चाहिए। हालांकि अगर दुश्मन को इन सेनाओं के अस्तित्व के बारे में पता चल जाए और वह पहले से तैयारी कर ले तो आश्चर्य का तत्व समाप्त हो जाएगा। दुर्भाग्यवश जियान गुआंग को ये जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। आखिरकार झेन जू तो मर ही चुका है और यह पत्र भी इंटरसेप्ट हो चुका है। अगर वह किसी और को पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटियों में खुफिया प्रमुख बनाकर भेज भी दे तो भी उनके लिए कुछ पता लगाना मुश्किल होगा। झेन जू का पूर्ववर्ती व्यक्ति 10 साल से ज्यादा समय तक इस क्षेत्र का खुफिया प्रमुख रहा, लेकिन वह कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं जुटा सका। झेन जू जैसा जासूसी विशेषज्ञ मिलना बहुत मुश्किल है। वॉर्म टिल्डर उसका दाहिना हाथ उसे पकड़ता है। हवा का एक तेज झोंका उसकी हथेली को घेर लेता है और पत्र को चूर्ण में बदल देता है। पत्र नष्ट हो गया है। उस गंदे कुत्ते जियान गुआंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। किन यू सोचता है। उसकी आंखों से ठंडक फैलती है। वह जानता है कि उसकी माँ की हत्या उस गंदे कुत्ते जियान गुआंग ने की थी और उसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना ही होगा। तो वह जियान गुआंग से नफरत कैसे न करे। बैंग बैंग, 2 तेज और स्पष्ट आवाजें उठती हैं जो किन यू का ध्यान आकर्षित करती हैं। जैसे ही वह देखता है वह बहुत चिंतित हो जाता है। जियाओ हे, खिलवाड़ मत करो, तुम्हारी चोंच बहुत तेज है। क्या तुम इस ट्रांस हेवन आरेख को तोड़ना चाहते हो? ये कहते हुए किन यू जियाओ हे को धक्का देकर दूर कर देता है। अच्छा है, ये टूटा नहीं है। किन यू ट्रांस हेवन आरेख को देखता है। जब वह देखता है कि इस ट्रांस हेवन आरेख का चौकोर जेड ब्लॉक अभी भी बरकरार है तो वह मन ही मन राहत की सांस लेता है।
वह पलटकर गुस्से से जियो हेई को देखता है। हालांकि जियो हेई एक दो बार अपने पंख फड़फड़ाता है और अपना सिर हिलाता है। बहुत आत्मसंतुष्ट लग रहा है। ये 3 ट्रांस हेवन चौकोर जेड ब्लॉक न जाने कितने सालों से मौजूद हैं। ये खजाने कोई साधारण जेड नहीं है, इसलिए इन्हें इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकेगा। मैं तुम पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं एक बार इस ट्रांस हेवन आरेख पर शोध करूंगा। ट्रांस हेवन आरेख को पकड़े हुए किन्यू कमरे से बाहर निकलता है और आंगन में प्रवेश करता है। रात में उसे तारों की रोशनी में नहाना सबसे ज्यादा पसंद है। देर रात तारों भरे आसमान के नीचे रहना उसे एक अलग ही एहसास देता है। अभी कुछ समय पहले ही अंधेरा हो गया था, लेकिन किन्यू को ट्रांस हेवन आरेख देखने में कोई समस्या नहीं हुई। ये ट्रांस हेवन आरेख है, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें कुछ चित्रों के अलावा और कुछ नहीं है। किन्यू उस आरेख को बहुत देर तक ध्यान से देखता है और अपनी पवित्र इंद्रियों से उसकी सूक्ष्म जांच भी करता है, लेकिन उसे उसकी सतह पर उन चित्रों के अलावा कुछ नहीं मिलता। वर्गाकार जेड ब्लॉक की सतह पर शब्द अंकित हैं। प्रथम ट्रांस हेवन आरेख, जो कि कियानलांग महाद्वीप की आम भाषा में भी लिखे गए हैं। उन शब्दों के नीचे चौकोर जेड ब्लॉक पर कई छोटी छोटी तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर 36 असामान्य रूप से छोटी तस्वीरें। हर तस्वीर एक आदमी को दिखाती है जो कोई न कोई हरकत कर रहा है। सभी हरकतें बहुत अजीब हैं। कम से कम किन्यू को तो ऐसा ही लगता है। इन 36 चित्रों के अलावा और कुछ नहीं है। ये ट्रांस हेवन आरेख असल में क्या है? पहले ट्रांस हेवन आरेख में केवल 36 चित्र हैं। इन 36 चित्रों में दिख रहे व्यक्ति के पास आंतरिक ऊर्जा संचार के लिए कोई मार्ग भी नहीं है। इसमें केवल 36 विचित्र गतियां हैं। क्या मुझे ही इन गतियों को सीखने की जरूरत है? किन्यू ने संदेह से पूछा। वह जानता है कि इतने सालों में 3 ट्रांस हेवन आरेख अनगिनत लोगों के पास आ चुके हैं, लेकिन किसी को भी उनका रहस्य नहीं पता चला। अगर रहस्य सिर्फ चित्रों की गतिविधियों को जानना होता तो शायद 1 साल से भी कम समय में उसमें महारत हासिल कर ली जाती। किन्यू अपना दिमाग लगाता है और आरेख पर शोध करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जब तक चंद्रमा पेड़ों के ऊपर उदय होता है तब तक आधी रात बर्बाद करने के बाद भी वह कोई समाधान नहीं निकाल पाता है। छोड़ो भी, चलो पहले ये हरकतें सीखकर देखते हैं कि इनसे कोई फायदा होता है या नहीं। किन्यू अचानक उठ खड़ा हुआ। अपनी अद्भुत पवित्र इंद्रिय के कारण उसे 36 चित्रों की हर एक गति पूरी तरह याद रहती है। वह तुरंत ही उन गतियों को सही क्रम में सीखना शुरू कर देता है। उसके शरीर का लचीलापन और दृढ़ता अद्भुत है, लेकिन फिर भी जब वह इन अजीब गतिविधियों को सीखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। हालांकि वह अपने गुस्से पर काबू रखता है और एक के बाद एक हरकतें सीखता है। क्योंकि उसके शरीर का लचीलापन और मजबूती बेहद अच्छी है, इसलिए ये हरकतें अजीब होने के बावजूद वह इन्हें बहुत तेजी से सीख लेता है। एक के बाद एक हरकतें की जाती हैं। क्या हो रहा है? दुनिया की पवित्र ऊर्जा को क्या हो गया है? किन्यू ये जानकर हैरान रह जाता है कि जब वह अपने शरीर से ये गतिविधियां करता है तो पवित्र ऊर्जा की विभिन्न धाराएं सभी दिशाओं से उसके शरीर में प्रवेश करती हैं और फिर सीधे उसके मांस और हड्डियों में प्रवेश कर जाती हैं। अवशोषण की गति अत्यंत तीव्र होती है, आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति से भी अधिक तीव्र। जब उसकी आंतरिक ऊर्जा डेंटियन से विलीन होती है तो उसका शरीर उसका कुछ भाग ही ग्रहण कर पाता है। इसके विपरीत संसार की पवित्र ऊर्जा सीधे उसके शरीर में प्रवाहित होती है और मूलतः विलीन नहीं होती। असल में क्या हो रहा है? क्या ट्रांस हेवन आरेख का रहस्य इतना सरल है? किन्यू को इन सवालों के जवाब नहीं पता, लेकिन एक बात तो उसे पता है, कम से कम उसे ये गतिविधियां पसंद हैं। B3C2 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 3 नीले आसमान से बिजली। एक मानव शरीर एक अनमोल खजाना है। कई लोग अपने जीवन काल में इसके रहस्यों को पूरी तरह से जानने में असफल रहे हैं। किन्यू के शरीर की गहराई में उसकी सबसे बुनियादी कोशिकाएं पहले से ही आम लोगों की कोशिकाओं से अलग हैं। वह इतने सालों से सीमा प्रशिक्षण कर रहा है और साथ ही उसका शरीर उल्कापिंड के अश्रु से आंतरिक ऊर्जा और उन अद्भुत स्पष्ट धाराओं को अवशोषित कर रहा है, इसलिए उसके शरीर की कोशिकाओं में कुछ चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। हालांकि जब किन्यू लगातार उन गतिविधियों को करता है तो उसकी कोशिकाएं अप्रत्याशित रूप से दुनिया की पवित्र ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और फिर से रूपांतरित होने लगती हैं। हर एक कोशिका एक अथाह गड्ढे की तरह है, क्योंकि उसके शरीर में उमड़ती पवित्र ऊर्जा धाराएं तुरंत निगल ली जाती हैं। हालांकि पवित्र ऊर्जा किन्यू को अपनी गिरफ्त में ले रही है और उसके चारों ओर धुंध में बदल गई है, फिर भी इतनी पवित्र ऊर्जा उसके शरीर के लिए अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किन्यू के शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं हैं और हर एक कोशिका बहुत कुछ अवशोषित कर रही है। इससे पता चलता है कि इंसान में असीम क्षमताएं हैं। इस ट्रांस हेवन आरेख के ये 36 रहस्यमय चित्र वाकई चमत्कारी हैं। किन्यू अपने मन की उत्तेजना को नियंत्रित करता है और अपना पूरा मन और ऊर्जा 36 गतियों को सीखने पर केंद्रित करता है। वह हर एक गति को अपनी उंगलियों की सूक्ष्म गतियों सहित पूर्णता से करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि उसकी गतियां और चित्र बिल्कुल एक जैसे हों। किन्यू को पता चलता है कि उसकी चाल जितनी अधिक सटीक होगी, उसकी पवित्र ऊर्जा अवशोषण गति उतनी ही अधिक होगी। जब उसने ये 36 मूवमेंट सीखना शुरू किया तो उसे बहुत अजीब लगा। हालांकि जैसे जैसे वह लगातार इन मूवमेंट्स को करता गया, ये मूवमेंट्स और भी निखरते गए और आखिरकार उसे ये 36 मूवमेंट्स इतने सहज लगने लगे कि उसके शरीर की सभी मांसपेशियां और हड्डियां अंदर से बाहर तक आरामदायक महसूस करने लगीं। चांद धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर से नीचे उतर रहा है और धीरे धीरे उजाला हो रहा है, लेकिन किन्यू अभी भी खुद को इन गतिविधियों में डुबोए हुए है। उसकी गतिविधियां भी धीरे धीरे स्वाभाविक होती जा रही हैं। हालांकि ये गतिविधियां अजीब हैं,
फिर भी किन यू को अब इन्हें करते हुए अजीब या अजीब नहीं लग रहा है। प्रवाहमान और स्वाभाविक। किन यू को आखिरकार यह अद्भुत अनुभूति हुई। वह 36 गतियों के प्रदर्शन के सबसे बुनियादी स्तर पर पहुंच गया है, जहां सब कुछ सहज और स्वाभाविक है। इस समय जिस बात ने किन यू को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये है कि उसे आच्छादित करने वाली पवित्र ऊर्जा में परिवर्तन आ गया है। अब वह पहले जैसा कोहरा नहीं रहा, बल्कि उसने 36 धाराएं बना ली हैं जो मानव भुजा जितनी मोटी हैं और पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से उसके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। हालांकि जब तक वह उस स्तर तक पहुंचता है जहां उसके आसपास की पवित्र ऊर्जा 36 भुजाओं जितनी धाराओं में बदल जाती है, तब तक वह 3 रातें और 3 दिन, 3 रातों और दिनों से किन यू ने कुछ नहीं खाया है और खुद को पूरी तरह से इन्हीं गतिविधियों में डुबोए हुए है। और तो और अब जब वह रुकता है तभी उसे अपने शरीर में हो रहे बदलावों का साफ एहसास होता है। मैं तरोताज़ा और ठंडा हूँ और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। इस तरह का एहसास बहुत अच्छा है। किन यू की आंखें चमक उठीं। इस समय उसका दिल बेहद उत्साहित है। इस ट्रांस हेवन आरेख का रहस्य चाहे जो भी हो, इसकी सतह पर मौजूद तस्वीरों ने ही मुझमें इतना बड़ा बदलाव ला दिया है। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। अब प्रथम ट्रांस हेवन आरेख के बिना भी किन यू को इसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले से ही उन 36 चित्रों को कंठस्थ कर लिया है। बेशक किन यू को यकीन नहीं है कि ट्रांस हेवन आरेख का राज उन 36 साधारण चित्रों में है। अगर सिर्फ चित्रों को समझने से ही सफलता मिल सकती तो कोई न कोई तो इस राज को पहले ही जान लेता। इसके अलावा किन यू को यकीन नहीं है कि सिर्फ अपने शरीर को प्रशिक्षित करने से वह अतीत के उस महान व्यक्ति के स्तर तक पहुंच पाएगा। जियो हेई। किन यू काले चील को देखता है जो आंगन में ऊँघ रहा है और हंसते हुए पुकारता है। जियो हेई अचानक अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर कि किन यू ने आखिरकार प्रशिक्षण बंद कर दिया है, वह उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाता है। पिछले 3 दिनों से वह किन यू के लगातार प्रशिक्षण से ऊब चुका था। बहुत समय हो गया है, मुझे मिशन पूरा करना चाहिए। अगर मैं देर करता रहा तो शायद स्वर्गीय जाल सोचेगा कि मैं मिशन में असफल हो गया हूँ। किन यू मन ही मन सोचता है। वह झेंगजू के सिर वाला लोहे का बक्सा तुरंत ले लेता है और काले चील की पीठ पर बैठकर इस छोटे से शहर से निकल जाता है। काला चील बिजली की तरह बहुत तेज गति से उड़ रहा है। अब मैं भी एक गोल्ड कार्ड हत्यारा हूँ। किन यू अपनी रूप रंग और अस्थि परिवर्तन कला के कारण छद्मवेश धारण किए हुए और एक सुनहरा मुखौटा पहने हुए अपनी छाती में बैंक नोटों का एक बड़ा बंडल रखता है और एक स्वर्गीय जाल की शाखा छोड़ देता है। हाँ, जब उस स्वर्गीय जाल अधिकारी को पता चला कि मैं हत्यारा लियू जिंग हूँ तो वह अप्रत्याशित रूप से इतना उत्साहित हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किन यू भावुक होकर सोचता है। अभी जब उसने मिशन सबमिट किया था तो उस एग्जीक्यूटिव ने उसके साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आया था, लेकिन जब किन यू ने मिशन पूरा कर लिया तो एग्जीक्यूटिव का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और हमेशा की तरह नीरसता से काम करने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि किन यू इतना भावुक है, लेकिन किन यू को यह नहीं पता कि गोल्ड कार्ड हत्यारे का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। और तो और गोल्ड कार्ड हत्यारे भी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बटे होते हैं। एक हत्यारा जिसने शुरुआती चरण के जियांटियन विशेषज्ञ को मार डाला है, एक हत्यारा जिसने मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञ को मार डाला है और एक हत्यारा जिसने अंतिम चरण के जियांटियन विशेषज्ञ को मार डाला है। ये सभी गोल्ड कार्ड हत्यारे हैं। हालांकि इन तीनों गोल्ड कार्ड हत्यारों का मूल्य निश्चित रूप से समान नहीं हो सकता। देर से चरण के जियांटियन विशेषज्ञ झेंगजू की हत्या करके किन यू गोल्ड कार्ड हत्यारों के बीच भी एक प्रथम श्रेणी का व्यक्ति बन गया है और एक साधारण शाखा अधिकारी स्वाभाविक रूप से उसके जैसे सर्वश्रेष्ठ हत्यारों में से एक की अत्यधिक उत्साह से सेवा करना चाहता था। जब किन यू अभी स्वर्गीय नेट शाखा से बाहर निकला है तो शाखा अधिकारी ने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, हत्यारा लियू जिंग अभी गया है, जल्दी से उसकी पहचान की जांच करो। हालांकि स्वर्गीय नेट का नियम है कि वह किसी भी बाहरी नेट सदस्य की पहचान की जांच नहीं करेगा। एक गोल्ड कार्ड हत्यारा एक जियांटियन विशेषज्ञ होता है और इसके अलावा स्वर्गीय नेट के नेता ने व्यक्तिगत रूप से हत्यारे लियू जिंग की पहचान का पता लगाने का आदेश दिया है, इसलिए स्वर्गीय नेट को स्वाभाविक रूप से जाँच करनी ही होगी। हालांकि जब वे बस उसका पीछा करना चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सर, हत्यारा लियू जिंग ईस्ट स्ट्रीट में नहीं है। सर, हत्यारा लियू जिंग वेस्ट स्ट्रीट में नहीं है। उस अधिकारी को तुरंत शक हो गया, ये तो अजीब है। लियू जिंग न तो आसमान में उड़ सकता है और न ही जमीन के नीचे जा सकता है। हम उसे कैसे नहीं ढूंढ सकते। सचमुच किन यू आसमान में उड़ सकता है। इस समय वह काले चील की पीठ पर बैठा है, आसमान की 9वीं मंजिल पर उड़ रहा है और जमीन पर मौजूद लोग उसकी आकृति तक नहीं देख पा रहे हैं। काला चील बहुत ऊंचा और बहुत तेज उड़ रहा है, इसलिए उसकी पहचान की जांच करना आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल है। किन यू आकाश के 9वें स्तर पर तेज हवाओं का आनंद ले रही है। पिताजी मुझे हमेशा अपनी योजना में शामिल होने से मना करते रहे हैं। अब मैं पहले से ही एक जियांटियन विशेषज्ञ हूँ। इस समय किन यू का दिल बेहद उत्साहित है। जैसे ही उसे अपने पिता के बारे में पता चलता है कि वे एक जियांटियन विशेषज्ञ हैं, वह बेहद उत्साहित हो जाता है। इसके अलावा किन यू कियानलोंग महाद्वीप के इतिहास में पहला अभूतपूर्व जियांटियन बाहरी विशेषज्ञ भी है। किन यू जब छोटा था तब भी उसकी निर्णय क्षमता कम थी। उसे लगता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते, इसलिए उसने कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसे सच्चाई का पता चला, यानी उसके पिता ने अपना पूरा मन और ऊर्जा शियांग वंश को नष्ट करने की योजना में लगा दी थी। उसका बड़ा भाई और दूसरा भाई भी इस योजना में शामिल थे।
किम यू अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे ये कहकर मना कर दिया गया कि वह शियांटियन स्तर तक नहीं पहुंचा था। अंततः किम यू एक जियांटियन विशेषज्ञ बन गया। जियाओ हेई, सीधे यान शहर उड़ जाओ। किम यू सुनहरे मुखौटे के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उन सभी वस्तुओं को गिरा देता है जिनसे उसकी हत्यारे की पहचान उजागर हो सकती है, और रूप और अस्थि परिवर्तन कला का प्रयोग शुरू कर देता है। इस बार वह अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। उसका दिल पहले ही इंतजार करने के लिए थोड़ा अधीर हो चुका है। जियाओ हेई किम यू की भावनाओं को समझता हुआ प्रतीत होता है। एक तेज चीख और पंख फड़फड़ाने के साथ वह फिर से तेजी से बढ़ता है और प्रकाश की एक काली किरण की तरह यान शहर की ओर उड़ता है। B3C3 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 4 नीले आसमान से बिजली 2। इस समय गहरी शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु की हवाएं चल रही हैं और सूखे पत्ते गिर रहे हैं। आज शांत शहर बैशा कई खास मेहमानों का स्वागत कर रहा है। एक प्राचीन घर में कियानलोंग महाद्वीप के सर्वोच्च सम्राट झू सान के अधीनस्थ और चू सम्राट शियांग गुआंग द्वारा भेजा गया विशेषज्ञों का समूह इकट्ठा हो रहा है। दोनों पक्ष बहुत सतर्क हैं, लेकिन मूलतः सत्ता के स्तर अलग अलग हैं। किसी अज्ञात कारण से झू सान ने केवल एक शियांटियन विशेषज्ञ वाला एक समूह भेजा है, और यह केवल प्रारंभिक चरण का शियांटियन विशेषज्ञ है। इसके विपरीत जियांग गुआंग द्वारा भेजे गए सभी लोग विशेषज्ञ हैं, जिनमें से कुछ जियांटियन विशेषज्ञ हैं। मैं यी फेंग हूँ, हम अपनी चीज लेकर आए हैं। आपका क्या हाल है? एक खूबसूरत आदमी ने एक अजीब दुष्ट मुस्कान के साथ सीधे कहा। ये यी फेंग कोई और नहीं बल्कि यी यान का छोटा भाई है, जो डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स नामक गुप्त सेना का नेता है। वह डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स का उपनेता भी है। झू सान की तरफ से एक मोटा बूढ़ा आदमी आगे बढ़ रहा है, जो मुस्कुराते हुए कहता है, सज्जनों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बस कुछ ही लोग हैं, लेकिन हम आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकते। राक्षसी कृपाण दांतेदार बाघ की लाश सही सलामत है। उसे बाहर निकालो। यह मोटा बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है। 4 बड़े आदमी तुरंत एक कमरे से एक गहरे लाल रंग के 5 मीटर लंबे बाघ की लाश बाहर निकालते हैं। ये 16 नुकीले कांटे इस बाघ की पहचान एक राक्षसी जानवर कृपाण दांतेदार बाघ के रूप में करते हैं। एक राक्षसी जानवर वास्तव में एक राक्षसी जानवर है। किसने सोचा होगा कि इतने लंबे समय बाद उसकी लाश से बदबू नहीं आएगी? यी फेंग मुस्कुराते हुए बोला। मोटा बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए कहता है, श्रीमान यी, एक राक्षसी जानवर का शरीर तो असाधारण ही होता है। बहुत देर बाद तो उसमें से बदबू आने लगेगी, लेकिन इस कृपाण दांतेदार बाघ की लाश पर बिलो ड्राइंग पाउडर छिड़कने की वजह से ही तो यह जरा भी सड़ी नहीं है। अरे अरे, बिलो ड्राइंग पाउडर नंबर 1 उद्योगपति वाकई अपनी प्रतिष्ठा के काबिल है। यी फेंग तारीफ करते हुए जीभ चटकाता है। ठीक है, हमने आपका उत्पाद देख लिया है, आप हमारा भी देख सकते हैं। यी फेंग हाथ हिलाता है और उसके पीछे खड़ा एक व्यक्ति तुरंत दोनों हाथों से एक जेड केस आगे बढ़ा देता है। केस को खोलने के बाद अंदर एक चौकोर जेड ब्लॉक होता है जो बहुरंगी रोशनी बिखेरता है। मोटा बूढ़ा आदमी अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ता है और चौकोर जेड ब्लॉक और उसकी बहुरंगी रोशनी को देखता है। एक पल में वह अपना सिर ऊपर उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जरा गौर से देखने की जरूरत नहीं है। हमें शाही परिवार की प्रतिष्ठा पर भरोसा है। अच्छा है, अगर सब लोग खुशी खुशी सहयोग करेंगे तो भविष्य में हमारे मालिक भी जियांग शाही परिवार के साथ मिलकर कई व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होंगे। यी फेंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जाओ, उस कृपाण दांतेदार बाघ की लाश ले आओ। यी फेंग आदेश देता है। उसके पीछे से 4 लोग एक साथ निकलते हैं और उस विशाल लाश को झपटकर ऊपर उठा लेते हैं। मोटे बूढ़े को भी ट्रांस हेवन आरेख मिल गया है। दोनों पक्ष ईमानदारी से और बहुत खुशी से सहयोग कर रहे हैं। हालांकि इसी समय हल्के रंग के लगभग अदृश्य धुएं के कई गुबार उड़ते हैं। वहां मौजूद कई लोग तुरंत गिर पड़ते हैं। कृपाण दांतेदार बाघ का शव ढोने वाले 4 बड़े आदमी भी तुरंत गिर पड़ते हैं और उनके कान, आंख, मुंह और नाक से खून बहने लगता है। उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कोई फायदा नहीं, धुआं जहरीला है। मोटे बूढ़े आदमी की आवाज उसी समय ऊंची हो जाती है। थोड़ी ही देर में मोटे बूढ़े के पक्ष के सभी लोग जहर से मर गए, सिवाय मोटे बूढ़े के। यी फेंग के पक्ष की बात करें तो हालांकि उसके ज्यादातर लोग गिर गए हैं, फिर भी 8 लोग अभी भी डटे हुए हैं। ये 8 लोग कोई और नहीं बल्कि इस बार यहाँ आए समूह के जियांटियन विशेषज्ञ हैं। ये जियांटियन विशेषज्ञ अपनी सांसें रोककर जियांटियन भ्रूण श्वसन तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए जहरीली धुंध स्वाभाविक रूप से उन पर असर नहीं कर पाती। इसके अलावा अगर वे जहर अंदर भी ले लेते हैं तो वे अपनी जियांटियन ऊर्जा का उपयोग करके उसे तुरंत अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ये किंदे के आदमी हैं। यी फेंग ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। किंदे, तुमने महामहिम के काम में दखल देने की भी हिम्मत की। क्या तुम बगावत करना चाहते हो? यी फेंग ने बहुत जोर से कहा और अपनी आवाज सीधे आंगन के बाहर तक पहुंचाई। ये जगह पूर्वी क्षेत्र के 3 काउंटियों की धरती पर है। पूर्वी वैंक्विशिंग राजकुमार किंदे के अलावा किसी को भी इस मामले की जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और को पता भी चल जाए तो भी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वह इस मामले में दखल दे। बागी, उस नीच जियांग गुआंग की मदद जिन जू ने की थी, उसे महामहिम के मामलों के बारे में जरूर पता होगा। हालांकि बात इस हद तक पहुंच गई है, फिर भी हमें एकता का दिखावा करना होगा ताकि हम कुछ समय के लिए जियांग वंश को नष्ट न कर दें। हालांकि जब तक तुम सब खत्म हो जाओगे, जियांग गुआंग के पास पर्याप्त सबूत नहीं होंगे। एक बुजुर्ग आवाज उठती है। लियान यान के नेतृत्व में 3 लोग आंगन में प्रवेश करते हैं। चूंकि वे जहरीले धुंध से बिल्कुल भी नहीं डरते, वे स्पष्ट रूप से जियांटियन विशेषज्ञ हैं।
हालांकि उनके पास केवल 3 लोग हैं, जबकि यी फैंग के पक्ष में 8 लोग हैं और वह मोटा बूढ़ा आदमी भी जियांटियन विशेषज्ञ है। लेकिन इस समय यी फैंग की अभिव्यक्ति भी बहुत बदसूरत है। ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस हमारा बॉस है। मोटा बूढ़ा आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन वाह, ठंडी रोशनी की एक किरण चमकती है और मोटा बूढ़ा आदमी आंखें फाड़े तुरंत मर जाता है। लियान यान के पीछे काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी गंभीर हंसी हंसता है। उसने एक ही वार में एक जियांटियन विशेषज्ञ को मार गिराया था और वह मोटा बूढ़ा जरा भी विरोध नहीं कर सका। ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस के पक्ष में कुल मिलाकर 3 लोग हैं। उनमें से 2 अंतिम चरण के जियांटियन विशेषज्ञ हैं और लियान यान तो एक सुपर विशेषज्ञ भी है जिसने जियांटियन स्तर पूरा कर लिया है। अपने अंतिम चरण के चरम पर जियांटियन स्तर पूरा हो जाता है। एक बार जब कोई विशेषज्ञ जियांटियन स्तर पूरा कर लेता है तो उसे जल्द ही 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश से गुजरना होगा। ईस्ट वैंक्विशिंग प्रिंस वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन सिर्फ 3 लोगों के साथ हमें लूटकर उसने हमें कुछ ज्यादा ही नीचा दिखाया है। यी फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। यी फैंग के पीछे 7 लोग हैं, जिनमें से एक अंतिम चरण का जियांटियन विशेषज्ञ है, जबकि बाकी मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञ और प्रारंभिक चरण के जियांटियन विशेषज्ञ हैं। यी फैंग खुद भी मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञ हैं। इसलिए समग्र शक्ति के संदर्भ में किंदे द्वारा भेजे गए 3 लोग, विशेष रूप से शीर्ष जियांटियन स्तर के लियान यान, उनसे कहीं बेहतर हैं। सज्जनों, उनसे बात करके समय बर्बाद मत करो। चलो शुरू करते हैं, लियान यान उदासीनता से कहता है। हाँ, सीनियर लियान, दोनों काले कपड़े पहने बूढ़े झुककर कहते हैं। किंदे के अधीनस्थों में लियान यान का दर्जा सबसे ऊंचा है। हर विशेषज्ञ उसे देखते ही सीनियर लियान कहेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि लियान यान उनमें सबसे शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वह एक महान चरित्र और अनुभव वाला व्यक्ति है। यी फैंग की आंखें ठंडक से चमक उठी। चलो एक साथ हमला करते हैं। पहले देर से आए जियांटियन विशेषज्ञों को मार डालो, तुरंत। यी फैंग समेत 8 जियांटियन विशेषज्ञ लियान यान और उसके 2 साथियों पर टूट पड़ते हैं। लियान यान एक फीकी मुस्कान के साथ स्थिर खड़ा रहता है। उसके पीछे काले कपड़े पहने 2 बूढ़े बिजली की तरह कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। शुआ, एक झटके के साथ लियान यान का शरीर हवा में गायब हो जाता है। यी फैंग के पक्ष के 8 लोगों में से एकमात्र अंतिम चरण के जियांटियन विशेषज्ञ को अचानक लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अपने दिल में उठते डर से वह बिना देर किए अपने चाकू से पीछे की ओर तिरछा वार करता है। धमाका, एक तेज आवाज के साथ लियान यान उसके सामने प्रकट होता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। अचानक एक चाकू की चमकदार रोशनी तेजी से फैलती है। यह अंतिम चरण का जियांटियन विशेषज्ञ जल्दी से अपना चाकू उठाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक तेज जियांटियन ऊर्जा धारा चाकू से होकर उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसके अंदरूनी हिस्सों पर हमला करती है। फिर एक धमाके के साथ इस जियांटियन विशेषज्ञ का शरीर बुरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि एकमात्र अंतिम चरण के जियांटियन विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई है। लियान यान एक फीकी मुस्कान देने से खुद को नहीं रोक सकता। हालांकि इससे पहले कि लियान यान चाकू निकाल पाता, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसका शरीर पल भर में बिजली की तरह दूर भाग जाता है, लेकिन फिर भी एक तेज सीटी बजती है। लियान यान के चेहरे पर खून का एक सीधा धब्बा दिखाई देता है। झगड़ा तुरंत रुक जाता है। गुलाबी कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी मुस्कुरा कर लियान यान को देख रहा है। किंग यू, ये तुम हो? लियान यान की आंखों में भयंकरता झलक रही थी। पिताजी। गुलाबी वस्त्र पहने इस अधेड़ व्यक्ति को, जो उसका दत्तक पिता है, देखकर यी फैंग जल्दी से झुककर कहता है, यह अधेड़ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके समूह का असली नेता एल्डर यी है, जो डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स के वर्तमान नेता यी यान का पिता भी है और डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स का पूर्व नेता भी है। यी किंग यू इस एल्डर यी का असली नाम है। लियान यान, तुम पहले की तरह ही प्रभावशाली हो। मैं थोड़ी देर से कार्रवाई में आया, लेकिन तुमने पहले ही एक अंतिम चरण के जियांटियन विशेषज्ञ को मार डाला था। हालांकि इस बार तुम बच नहीं पाओगे। यी किंग यू ने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो आकर्षक आड़ू के फूलों जैसी चमकीली थी। उन नाजुक उंगलियों के बीच एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही है। B3C4 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 5। नीले आसमान से बिजली 3। लियान यान यी किंग यू को देखता है। उसकी आंखें पहले जैसी चमक नहीं दे रही थीं। अगर किंग यू यहाँ होता तो उसे ये जरूर अजीब लगता, क्योंकि लियान यान आमतौर पर बहुत शांत रहता है और जब वह मिस्टी विला में रहता था तो ज्यादातर समय चुपचाप बैठा रहता था और शायद ही कभी उत्तेजित होता था, खासकर इस समय जितना उत्साहित वह है। किंग यू, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि 160 साल पहले क्या हुआ था? लियान यान मुस्कुराते हुए पूछता है। यी किंग यू कुछ देर सोचता है और फिर जोर से हंस पड़ता है। लियान यान, तुम्हें 160 साल पहले की वो लड़ाई अब भी याद है? लेकिन उस समय तुम्हारी ताकत इतनी कमजोर थी कि तुम अपनी बेटी और पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से पूर्वी विजेता राजकुमार के आदमियों ने आकर तुम्हारी जान बचाई। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। जियांतियान स्तर पर पहुंचने पर एक अभ्यासी का जीवनकाल 500 वर्ष तक बढ़ जाता है। ये किंग यू और लियान यान दोनों कई सौ वर्षों से जीवित हैं और जियांतियान स्तर की पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी तक 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश से गुजरना बाकी है।
ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्हें जियांतियान स्तर के शिखर पर पहुंचने के ठीक बाद 4 में -9 स्वर्गीय क्लेश का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने जियांतियान स्तर के शिखर पर अपना जीवन 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश की प्रतीक्षा में बिताया। 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश का दर्शन एक अभ्यासी के सहज ज्ञान पर निर्भर करता है और इसका उसकी इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। भाग जाऊं, मैं क्यों भागूं, मैं इस एक दिन का 100 साल से इंतजार कर रहा हूँ। लियान यान की आंखों में अचानक क्रोध की चमक आ गई। तुम दोनों बाकी सब लोगों को मार डालो, मुझे यी किंग यू को संभालने दो। हाँ, काले कपड़े पहने दोनों बूढ़े आदमी एक साथ झुककर कहते हैं। लियान यान फिर यी किंग यू को घूरता है। एक भयंकर आभा तेजी से और बेरहमी से यी किंग यू की ओर फैलती है। लियान यान की कमर पर रखा चाकू भी कांपने लगता है। यी किंग यू अपनी भौहों को हल्का सा सिकोड़ता है और अंगूठे और बीच वाली उंगली को एक साथ दबाकर मुस्कुराते हुए लियान यान का सामना करता है। वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन कोई भी आक्रमण करने में जल्दबाजी नहीं करता। यदि कोई साधक कोई प्राकृतिक खजाना या उच्च स्तरीय उत्कृष्ट तकनीक प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे जियांतियन स्तर के शिखर तक पहुंचने में कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। केवल तभी जब वह पैतृक ड्रैगन कला जैसी उच्च स्तरीय तकनीक का अभ्यास करे या निर्जन प्रदेश से कोई खजाना प्राप्त कर ले, वह कई दशकों के भीतर उस बिंदु तक पहुंच सकता है। एक करुण चीख उठती है, लेकिन लड़ाई का शोर बंद नहीं होता। काले कपड़े पहने दो बूढ़े यी फेंग समेत बाकी 7 लोगों पर हमला कर रहे हैं। कटे हुए अंग हवा में उड़ रहे हैं और खून जमीन पर बिखरा हुआ है। काले कपड़े पहने दोनों बूढ़ों को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन 7 लोगों के संयुक्त हमले में भी उन्होंने एक विरोधी को मार गिराया है और दूसरे को घायल कर दिया है। हालांकि यी किंग यू और लियान यान उन लोगों की ओर देखते ही नहीं। झनकार, लियान यान की कमर पर लगा चाकू अचानक अपनी म्यान से बाहर आ जाता है। प्रकाश की एक ऊर्ध्वाधर किरण फैलती है। पलक झपकते ही वह यी किंग यू के चेहरे पर पहुंच जाती है और उसके धड़ पर वार करती है। फिर लियान यान अपना हाथ बढ़ाता है और चाकू को पकड़ लेता है। प्रकाश की किरण का पीछा करते हुए वह भी पलक झपकते ही यी किंग यू पर हमला कर देता है। प्रकाश की किरण के चमकने के बाद शरीर हवा में गायब हो जाता है। चाकू से उत्पन्न प्रकाश की किरणें यी किंग यू के शरीर से होकर गुजरीं, लेकिन उसका शरीर शून्य में बदल गया। एक काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अचानक एक दयनीय चीख निकालता है। उसकी भौहों के बीच एक छोटा सा छेद हो चुका है। यी फैंग और उसके साथी उसे तुरंत टुकड़ों में काट देते हैं। फिर यी किंग यू का शरीर युद्ध के मैदान के दूसरी ओर प्रकट होता है। वह अपनी मध्यमा और अंगूठे के बीच कड़ाई की सुई को धीरे से घुमा रहा है। लियान यान, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी स्पीड सबसे तेज है ना? तुमने ऐसा वार क्यों किया? यी किंग यू ने अपनी आस्तीन हल्की सी हिलाते हुए कहा। अचानक उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसे पता चला कि लियान यान गायब हो गया है। यी किंग यू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। पलक झपकते ही उसका शरीर भी अचानक गायब हो जाता है। उसी समय धातु की झंझनाहट की एक श्रृंखला उठती है। फिर वे दोनों दूसरे लोगों के सामने आते हैं, लेकिन फिर एक पल में गायब हो जाते हैं। धमाका 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 धमाका। केवल टकराव की कई श्रृंखलाएं ही सुनी जा सकती हैं, क्योंकि वे अपनी उच्चतम गति पर पहुंच चुकी हैं, जो मूलतः मानव आंखों की दृश्य क्षमता से परे है। हा, रोमांचक, ये रोमांचक है। लियान यान अचानक जोर से हंस पड़ता है। उसकी हंसी में प्रभुता और वीरता झलकती है। लियान यान, मुझे नहीं लगता था कि तुम में सचमुच कोई हुनर होगा। यी किंग यू की थोड़ी सी भयावह धीमी आवाज ऊंची हो जाती है। खून की बूंदें हवा में तैर रही हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत तेज गति से बह रही हैं। बाकी लोग उन्हें साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। अचानक 2 शरीर प्रकट होते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। लियान यान की छाती पर एक छोटा सा छेद हो गया है और उसमें से खून रिस रहा है। यी किंग यू भी अब आजाद और सहज नहीं लग रहा। इस समय उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसके पेट पर चाकू से एक साफ घाव है, जिससे खून भी रिस रहा है। हा, लियान यान अचानक अपना चेहरा ऊपर की ओर घुमाता है और लंबी हंसी हंसता है। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। ऋतुएं आती हैं और जाती हैं। इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार आज का दिन आ ही गया। जब ली मेरी गोद में मर गया, तब से ही मेरी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिंदगी में स्नेह के बिना मैं किस लिए जी रहा था? पैसा, ताकत, मुझे इनकी जरा भी परवाह नहीं। ली के जाने के बाद से मैं इस दुनिया में सिर्फ अपनी यादों को संजोने और तुम्हें मारने के लिए जी रहा हूँ। लेकिन तुम तो इतने सालों से डोमिनेंट ड्रैगन कॉर्प्स की मांद में छिपे रहे। इस बार लियान यान की नजरें पूरी तरह से यी किंग यू पर टिकी हैं। स्वर्ग ने मेरी मदद की है। आखिरकार मैं तुम्हें पा ही गया। हा, यी किंग यू, आओ एक रोमांचक मुकाबला करते हैं। लियान यान के शरीर के अंदर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। फिर उसका पूरा शरीर सूर्य की तरह चमक उठता है। उसके शरीर का बाहरी भाग अब शरीर रक्षक ऊर्जा की एक परत से ढका हुआ है, जो झेनशू की शरीर रक्षक ऊर्जा से कहीं ज्यादा प्रबल है। लियान यान की प्रभुता और अदम्य भावना को महसूस करते हुए यी किंग यू थोड़ा सा भौचक्का हो जाता है। तुम बहुत परेशान करने वाले हो, बूढ़े, यी किंग यू अधीरता से कहता है। उसके शरीर से प्रकाश की विभिन्न काली किरणें निकलने लगती हैं। उसके बाल भी हवा में लहराने लगते हैं। उसके बालों की हर लट पर एक तेज रोशनी टिमटिमा रही है। हालांकि यी किंग यू के हाथ में कड़ाई की सुई बहुत धुंधली हो जाती है। धमाका, हवा में अचानक एक धमाके के साथ विस्फोट हो गया। लियान यान और यी किंग यू के 10 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज फट गई। लियान यान की तरफ से बचा हुआ इकलौता काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी यी फेंग के नेतृत्व में 4 विरोधियों द्वारा घेर लिया गया है।
अभी अभी उनके पक्ष के एक व्यक्ति को मारते समय वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये चारों लोग मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञ हैं, इसलिए भले ही वह अंतिम चरण का जियांटियन विशेषज्ञ है, फिर भी उसके लिए उनमें से किसी को भी मारना मुश्किल है। आखिरकार वह बुरी तरह घायल होने के बाद 4 लोगों से लड़ रहा है। अचानक लगातार विस्फोट हो रहे हैं। आंगन की पूरी सतह उड़ गई है और हवा में धूल उड़ रही है। विस्फोटों की प्रचंड शक्ति के कारण यी फेंग, उसके 3 आदमी और काले कपड़े पहने बूढ़ा बेकाबू होकर एक तरफ हट जाते हैं। फिलहाल लड़ाई रुक गई है। वे सब आंगन के बीचों बीच देख रहे हैं। हृदय भेदी 10,000 बाण। यी किंग यू की तीखी आवाज ऊंची हो जाती है। उसके पूरे सिर को ढंकने वाले उसके चांदी के बालों की हर लट सीधे उसके सामने लियान यान पर तीर की तरह वार करती है। यी किंग यू के चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव है। उसके लिए बालों की हर एक लट को इतनी शक्ति देना असंभव है कि वह लियान यान की शरीर रक्षक ऊर्जा को तोड़ सके। उसका असली मारक प्रहार है चांदी के बालों में छिपी कड़ाई की सुइयां। टकराना। लियान यान का युद्ध चाकू नीचे की ओर वार करता है। यी किंग यू अपने बालों का एक लंबा गुच्छा उसके चारों ओर लपेटता है और लियान यान का नीचे की ओर वार रुक जाता है। उसी समय उसके अनगिनत चांदी के बाल लियान यान के पूरे शरीर पर तीखे तीरों की तरह सीधे वार करते हैं। इसके अलावा उनके बीच छिपी 10 चांदी की कड़ाई की सुइयां भी बालों की लिटों में घुल मिलकर लियान यान पर एक भयानक बल के साथ वार करती हैं। लियान यान ने उन कड़ाई की सुइयों का पता लगा लिया है, लेकिन वह उनसे बच नहीं सकता। वह उनसे बचना नहीं चाहता क्योंकि बदला लेने के बाद अगर वह जिंदा भी बच गया तो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह थक जाएगा। हा। लियान यान अचानक अपना चेहरा आसमान की ओर घुमाता है और एक लंबी हंसी हंसता है जिससे हवा हिल जाती है। एक करुण चीख के साथ यी किंग यू का सिर हवा में उछल पड़ता है। उनकी आंखें अविश्वास से भर जाती हैं। उसके बाल भी कट जाते हैं। यी किंग यू का सिर जमीन पर गिर जाता है और धूल से ढक जाता है। यी फेंग जैसे एक तरफ से लड़ाई देख रहे लोग सभी अचंभित रह जाते हैं। लियान यान की छाती पर भी 10 छेद हो गए हैं। कड़ाई की वो 10 सुइयां उसके शरीर में घुस गई हैं, लेकिन वो अभी भी हंस रहा है। इस समय उसके हाथ में एक गहरे लाल रंग का युद्ध चाकू है। ये युद्ध चाकू कोई और नहीं बल्कि एक मध्यम श्रेणी का पवित्र हथियार है जो चट्टान के भीतरी ज्वलनशील लोहे से बना है और जिसे लियान यान हमेशा अपने शरीर के अंदर रखता आया है। लड़ाई की शुरुआत में उसने अपने पुराने हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन निर्णायक क्षण में उसने अचानक मध्यम श्रेणी का पवित्र हथियार निकाला और एक वार से चांदी के बाल काट दिए और यी किंग यू का सिर काट दिया। यी किंग यू की गति बहुत तेज थी। अगर उसे पहले पता होता कि लियान यान के पास इतना पवित्र युद्ध चाकू है तो शायद वह तुरंत भाग जाता। काले बाज की पीठ पर बैठकर किंग यू आकाश के 9वें स्तर पर बहुत तेजी से उड़ रहा है। कितनी तेज आभा है। जियो हेई रुको। किंग यू को अपने नीचे जमीन पर एक भयानक तेज आभा साफ महसूस हो रही है। वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन यह आभा वाकई इतनी तेज है कि कोई भी जियांटियन विशेषज्ञ इतनी दूर से भी इसे महसूस कर सकता है। किंग यू की तो बात ही छोड़िए, जिसकी इंद्रियां इतनी असाधारण हैं। ये दादाजी लियान की आभा है। किंग यू आभा का विश्लेषण करता है और तुरंत पता लगा लेता है कि यह किसकी है। जियाओ हेई नीचे आओ। किंग यू ने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत कहा। काला चील तुरंत नीचे कूद पड़ा। कुछ ही देर में किंग यू आसमान से छोटे से आंगन में पहुंच गया। इसी समय लियान यान ने अपने युद्ध चाकू से यी किंग यू का सिर काट दिया। हा। लियान यान अपना चेहरा आसमान की ओर घुमाता है और जोर से हंसता है। हालांकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक नजर में किंग यू को लियान यान की छाती में हर छेद दिखाई देता है। ये छेद 10 कड़ाई की सुइयों से किए गए हैं। चिकित्सा कला में निपुण होने के नाते किंग यू तुरंत समझ जाता है कि ये छेद मानव शरीर के बिल्कुल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर किए गए हैं। जैसे ही किंग यू एक के बाद एक छेद देखता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा शरीर स्तब्धता से जम गया है। B3C5 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 6 मृतकों के साथ दफन। 1 किंग यू का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया है। घुटन सी महसूस होने लगती है जिससे उसका सिर घूमने लगता है। कुछ देर बाद ही जो किंग यू के दिमाग में बहुत लंबा समय लगता है, उसे पूरी तरह से होश आता है। दादाजी लियान। किंग यू अचानक कर्कश स्वर में कहता है। उसी समय वह काले चील की पीठ से सीधे नीचे कूद पड़ता है। पल भर में वह लियान यान के पास पहुंच जाता है। लियान यान अपना सिर उठाता है और किंग यू को नीचे कूदते हुए देखता है। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान है। जियाओ यू, तुम भी यहाँ आ गए। ये बहुत अच्छा है कि मैं मरने से पहले तुम्हें देख पा रहा हूँ। स्वर्ग सचमुच मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि वह जानलेवा रूप से घायल हो गया है, लेकिन उसकी बातचीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी को भी उसकी गंभीर चोटों का कोई निशान नहीं दिख रहा था। दादाजी लियान। किंग यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन भयानक चोटों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जियाओ यू, रो मत। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु बहुत सामान्य बातें हैं। मैं काफी समय से जी रहा हूँ, इसलिए अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लियान यान किंग यू के चेहरे से आंसू पोंछता है और उसे सलाह देता है। अचानक लियान यान की भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। दादाजी लियान, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगा। किंग यू ने लियान यान को काले चील की पीठ पर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। जियो यू, चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम चिकित्सा की कला में बहुत कुशल हो। मेरी चोटों को देखकर तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि मैं मर रहा हूँ।
तुम्हारे दादाजी लियान की अंदरूनी चोटें बेहद गंभीर हैं। मुझे तुमसे कुछ कहने के लिए पूरी तरह से अपनी प्रबल जियांटियन ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ता है। लियान यान मुस्कुराते हुए कहता है। किन यू अपने होंठ भींच लेता है। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, पर वह ये भी जानता है कि उसके दादा लियान सही हैं। लियान यान को जिंदा रखने वाली एकमात्र चीज उसके शरीर के अंदर मौजूद जियांटियन ऊर्जा है। आह टिल्डा 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 पिताजी, आप सब मेरे लिए आगे आएं। आइए पहले इस काले कपड़े पहने बूढ़े को मार डालें, फिर बाद में उस कमबख्त बूढ़े को खत्म कर दें। यी फेंग की आवाज नफरत से ऊंची हो जाती है। यी फेंग ने यह भी देखा है कि लियान यान बुरी तरह घायल हो गया है और अब उसके पास प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं बची है। किन यू की आंखें ठंड से चमक उठीं। जियाओ यू, आवेग में आकर कुछ मत करो, तुरंत भागो। वे चारों जियांटियन विशेषज्ञ हैं। वह काले कपड़े पहने बूढ़ा तुम्हारे पिता का अधीनस्थ है, लेकिन आज उसे पहले ही बहुत चोटें लग चुकी हैं। लियान यान जल्दी से किन यू से कहता है। हालांकि किन यू जियांटियन स्तर तक पहुंच गया है, लियान यान इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। कियान लॉन महाद्वीप का हर विशेषज्ञ अपने प्रतिद्वंद्वी की आंतरिक ऊर्जा के आधार पर उसकी समग्र शक्ति का आकलन करता है। अगर प्रतिद्वंद्वी जियांटियन स्तर पर पहुंच गया है तो उसके शरीर के अंदर जियांटियन ऊर्जा होगी। यह इतना आसान है। हालांकि किन यू अन्य जियांटियन विशेषज्ञों से अलग है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई जियांटियन ऊर्जा नहीं है। उसकी ताकत उसका शरीर, उसकी ताकत और उसकी फुर्ती है। इसलिए लियान यान भी नहीं बता सकता कि किन यू असल में कितना ताकतवर है। आखिरकार ये ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति में कितनी बाहुबल है। चिंता मत करो दादाजी लियान, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनसे निपट सकता हूँ। दादाजी लियान, मैं आपको एक राज बताता हूँ। मैं पहले ही बाह्य अभ्यास के माध्यम से जियांटियन स्तर तक पहुँच चुका हूँ। बाह्य अभ्यास का जियांटियन स्तर आंतरिक अभ्यास के जियांटियन स्तर से बिल्कुल अलग है। ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस समय किन यू बस लियान यान को थोड़ा खुश करना चाहता है। लियान यान की आंखें चमक उठीं। बाह्य अभ्यास से जियांटियन स्तर तक पहुँचना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई बाह्य अभ्यास से जियांटियन स्तर तक पहुंच सके। लेकिन किन यू की आंखों को देखकर लियान यान को पता चल गया कि किन यू उसे धोखा नहीं दे रहा है। एक मरते हुए व्यक्ति के रूप में ये खबर उसके लिए भी एक सांत्वना है और वह बहुत जल्दी शांत हो जाता है। एक करुण चीख सुनाई देती है। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी, जो पहले बुरी तरह घायल था, 4 जियांटियन विशेषज्ञों द्वारा मार दिया गया है। हाँ बुढ़े, किसने सोचा था कि तुम मेरे पिता को मार डालोगे। मैं तुम्हें जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें अच्छी मौत नहीं मरने दूंगा। यी फेंग ने लियान यान से बेहद नफरत से कहा। उसका पूरा सुंदर चेहरा क्रूर हो गया। तभी लियान यान का चेहरा पीला पड़ने लगता है। किन यू का चेहरा रंग बदलने लगता है। वह जानता है कि लियान यान अब और नहीं टिक सकता, इसलिए वह लियान यान को गले लगा लेता है। चुप रहो। अचानक किन यू यी फेंग और उसके आदमियों पर ठंडे स्वर में चिल्लाता है। उसकी आंखों की ठंडक यी फेंग पर किसी तेज चाकू की तरह केंद्रित है। वह नहीं चाहता कि लियान यान को उसके अंतिम क्षणों में कोई परेशान करे। यी फेंग किन यू की चीख से चौंक जाता है और किन यू की आंखों में वह भाव उसे भी स्तब्ध कर देता है। किन यू अपने दादाजी लियान को देखता है। इस समय वह बस यही कर सकता है कि दादाजी लियान शांति से इस दुनिया से चले जाएं। लियान यान आसमान की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में भ्रम दिखाई देता है। उसे याद आता है कि पहली बार उसकी और उसकी प्रेमिका की मुलाकात जिनफेक झील पर हुई थी। जब लियान यान की मृत्यु होती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव भी होता है। किन यू अभी युवा और अनुभवहीन है, इसलिए वह लियान यान की भावनाओं को नहीं समझ पाता, लेकिन वह महसूस कर सकता है कि उसके दादा लियान अपनी मृत्यु के समय शांत और निश्चिंत थे और उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ। दादाजी लियान, किन यू ने कांपती हुई धीमी आवाज में कहा। बचपन से ही किन यू ने जिस व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया वह था लियान यान। जब वह राजसी महल में रहता था तब लियान यान उसकी देखभाल करता था। मिस्टी विला में जाने के बाद भी लियान यान ने उसकी देखभाल की। कहा जा सकता है कि लियान यान ने उसके पिता किन दे से भी ज्यादा समय उसके साथ बिताया। बेटे, क्या तुम्हारा शोक समाप्त हो गया? यी फेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। किन यू इस यी फेंग को देख ही नहीं सकता। हालांकि यी फेंग बेहद गुस्से में है। अभी अभी वह किन यू की जोरदार चीख से अचानक स्तब्ध रह गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से शर्मिंदगी के कारण वह गुस्से में आ गया है। लेकिन वह कोई निकम्मा और बदचलन बेटा नहीं है, और इसके अलावा जिस व्यक्ति से वह इस समय सबसे ज्यादा नफरत करता है वह है लियान यान। ऐसा इसलिए है क्योंकि लियान यान ने अपने पिता को मार डाला। पिताजी, मैं एक अवज्ञाकारी पुत्र हूँ। अब मैं आपकी मौत का बदला ले रहा हूँ। यी फेंग, यी किंग यू के शव के सामने घुटने टेकते हुए कहता है। फिर वह खड़ा होता है और ठंडे स्वर में आदेश देता है, उस बदमाश को मार डालो। उस बूढ़े ने मेरे पिता को मार डाला है, इसलिए मुझे उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को बुरी तरह से तड़पाकर अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा। हाँ, तीनों मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञ तुरंत झुककर कहते हैं। उनकी नजर में किन यू एक बिगड़ैल बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है जो उनके ध्यान के लायक नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? किन यू ने धीरे से लियान यान के शरीर को नीचे रखा और धीरे से खड़ा हो गया। उसने यी फेंग को बर्फ जैसी ठंडी और भयंकर नजरों से देखा। यी फेंग ने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उस बूढ़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया तो क्या हुआ? उसके चेहरे पर एक शैतानी अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर वह अपने तीनों मातहतों को घूरता है। तुम तीनों ने उस बदमाश को दूसरों के काम में दखल देने का अंजाम बता दिया। मेरे 2 भाई हैं, केवल एक ही आदमी है
मैं अकेले ही उसे संभाल सकता हूँ। एक छोटा आदमी हाँ हाँ हंसी के साथ कहता है। किन्यू अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लेता है, जो फिर ठंडक से चमक उठती हैं। मर जा बदमाश। शरीर हिलाते हुए नाटा आदमी अपने हाथ में पकड़े लंबे चाकू से किन्यू पर वार करता है। वह नालन भाई बहन से कहीं ज्यादा तेज है। बुरी बात यह है कि झेंजू को मारने के बाद से किन्यू में काफी सुधार आया है। किन्यू की मुठियों पर अचानक गहरे लाल रंग के दस्ताने दिखाई देते हैं। ये मध्यम श्रेणी के पवित्र हथियार हैं, ज्वलंत दस्ताने। किन्यू अपने शरीर से एक हरकत करता है। 3 प्रतिबिंब तुरंत प्रकट होते हैं। उसी समय एक धातु की धमाका होता है और वह जियान ग्रेड युद्ध चाकू अप्रत्याशित रूप से चकनाचूर हो जाता है। जिस मुट्ठी ने अभी अभी उस युद्ध चाकू को चकनाचूर किया था, वह सीधे उस नाटे आदमी के गले पर प्रकाश की किरण की तरह वार करती है। भेदी भाला हाथ वार। नाटा आदमी, जो अभी भी अपने युद्ध चाकू के टूटने से सदमे में है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। किन्यू के भाले के प्रहार ने कई हजार जिन के वजन के बराबर बल को पूरी तरह से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। धमाका। एक धमाके के साथ नाटे आदमी के गले में तुरंत एक छेद हो जाता है। धप। एक तेज आवाज और आंखें बाहर निकालकर वह छोटा आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी चौड़ी खुली आंखों से पता चलता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जो हुआ वो सच था। यी फेंग और बाकी 2 मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञों के होश उड़ गए। वे सदमे में किन्यू को देखते हैं, फिर जमीन पर पड़े मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञ को देखते हैं, जो पहले ही मर चुका है। उनके मन में किन्यू की चौंकाने वाली तेजी और उसकी अपार शक्ति की यादें ताज़ा हो रही हैं, जब उसने अभी अभी जियान ग्रेड के युद्ध चाकू को चकनाचूर कर दिया था। तुम तीनों मेरे दादाजी लियान के साथ दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। किन्यू अपने शरीर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि उसकी कोशिकाओं की गहराई में छिपी शक्ति भी उभरने लगती है। चूंकि वह एक जियांटियन बाहरी विशेषज्ञ है, इसलिए उसका सबसे शक्तिशाली हमला वास्तव में कितना विनाशकारी होगा। B3C6 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 7 मृतकों के साथ दफन 2। किन्यू की आंखें ठंडी हैं और उनमें हत्या का इरादा झलक रहा है। वह अपने सामने खड़े 3 लोगों को घूर रहा है। लियान यान की मौत ने उसके दिल में कड़वाहट और अनिच्छा भर दी है, और अब उसके सामने खड़े 3 लोग जाहिर तौर पर उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का निशाना बन गए हैं। और ये 3 लोग उसके दादा लियान के हत्यारे यी किंग यू के भी पक्ष में हैं। उफ, वो तो बस एक बदमाश है। अभी शॉर्टी बहुत लापरवाह था, उससे डरो मत। यी फैंग अचानक अपना सिर हिलाता है और फिर किन्यू को किसी सांप की तरह घूरता है। पतला, बदसूरत, हम तीनों को मिलकर इस बदमाश पर हमला करना होगा और उसे सीधे मार डालना होगा। यी फैंग का आदेश सुनकर उसके दोनों अधीनस्थों ने भी एक साथ ठंडे स्वर में सिर हिलाया। अभी अभी उन्हें इस बात का सदमा लगा था कि किन्यू ने उनके साथी को एक ही वार में मार गिराया था। अब एकजुट होकर ही उनमें हिम्मत आ सकती है। यी फैंग और उसके दोनों साथी किन्यू को घूरते हैं। उनके पूरे शरीर में जियांटियन ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। उन तीनों की आभा फैलती है और किन्यू को अपने में समाहित कर लेती है, जो इस समय एक घड़े में फंसे कछुए की तरह है। धप धप। काले लोहे के आर्म गार्ड और लेग गार्ड उतारकर एक तरफ फेंक दिए गए हैं। जैसे ही वे आंगन में गिरते हैं, भारी आवाजें निकलती हैं। यी फैंग और बाकी 2 के चेहरे का रंग बदल जाता है। अभी किन्यू की गति पहले से ही इतनी तेज थी, फिर भी वह वजन उठाए हुए था। दादाजी लियान, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उन सभी को मारने के बाद जियाओ यू आपको घर ले जाएगा, किन्यू ने दुखी होकर कहा। किन्यू का मन बचपन से लेकर बड़े होने तक लियान यान के साथ बिताए पलों को याद किए बिना नहीं रह पाता। जब वह छोटा था तो वह दिन भर लियान यान के पास रहता था और लियान यान से कहानियां सुनाने के लिए कहता था। लियान यान की कहानियां सुनते सुनते किन्यू बार बार अपने सपनों की दुनिया में खो जाता था। एक बार की बात है, एक प्रतिभाशाली विद्वान था। उसने 10 साल तक बहुत मेहनत से पढ़ाई की। लियान यान जब भी कोई कहानी सुनाता तो हमेशा एक जमाने की बात है, एक से शुरू करता। आंखें बंद होने के बावजूद किन्यू को अब भी वो दृश्य याद हैं जब लियान यान उसके बिस्तर के पास बैठकर कहानियां सुना रहा था, जब तक कि वह सो नहीं गया। वे दृश्य बहुत ही मधुर थे, लेकिन आज के बाद वह उस दयालु दादाजी लियान को फिर कभी नहीं देख पाएगा। किन्यू की आंखें नम होने से खुद को नहीं रोक पाती। ओह! अपने शरीर को हिलाकर किन्यू बिना किसी हवा की आवाज के गायब हो जाता है। किन्यू अपने दांत भींचता है और पूरी ताकत से थिनी के पेट पर एक घूंसा जड़ देता है। फिलहाल किन्यू एक हाथ से 2000 से 3000 जिन उठा सकता है, लेकिन उसके इस घूंसे में 10,000 जिन से भी ज्यादा वजन के बराबर बल है, जो एक भयानक रूप से शक्तिशाली प्रहार है। धमाका। थिनी का पेट जोर से हिलता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फटता नहीं है। हालांकि उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसके कान, आंखें, मुंह और नाक से खून बहने लगता है। दरअसल किन्यू के इस 10,000 जिन के घूंसे के प्रभाव से उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह चूर चूर हो गए हैं। लगभग 10,000 जिन प्रभाव बल के हमले के तहत थिनी की जियांटियन ऊर्जा भी प्रतिरोध नहीं कर सकी। एक मुक्का से एक मध्य चरण जियांटियन विशेषज्ञ मारा गया है, लेकिन किन्यू का मन उन मधुर और जाने पहचाने दृश्यों को एक के बाद एक याद किए बिना नहीं रह सकता। अब से वह उन्हें जीवन भर कभी नहीं भूलेगा। दादाजी लियान, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं शियाओ यू हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जल्दी से दरवाजा खोलो, किन्यू जल्दी से चिल्लाया। थोड़ी देर बाद कमरे में लैंप की रोशनी आ गई। एक सौम्य आवाज आई, शियाओ यू, तुम्हारे दादाजी अभी कुछ देर पहले ही सो गए थे, लेकिन तुमने उन्हें पहले ही जगा दिया। फिर दरवाजा खुल गया। एक दयालु बूढ़ा आदमी जो 60 साल का है,
कोट में लिपटा हुआ किन यू के सामने आता है। उस रात उसके दादा लियान ने उससे आंतरिक अभ्यास और बाह्य अभ्यास के बीच और हाउतियान विशेषज्ञों, जियांतियान विशेषज्ञों और शांगजियान के बीच के अंतर के बारे में ध्यानपूर्वक बात की। उस रात दादा लियान के दयालु शब्दों ने किन यू को अभ्यास की दुनिया से परिचित कराया। किन यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उस रात वापस उस केबिन में पहुंच गया हो जहां दयालु दादाजी लियान बैठे हैं। सावधान रहो बदसूरत, यी फेंग जोर से चिल्लाता है। उसके हाथ से प्रकाश की एक ठंडी किरण सीधे किन यू पर पड़ती है। किन यू उसे टाल नहीं पाता। वह एक मुक्का मारता है और धातु की एक टक्कर के साथ कड़ाई की सुई चकनाचूर हो जाती है। फिर उसका शरीर हवा के झोंके की तरह अगली के पास आ गिरता है। मरना। बदसूरत ने किन यू पर चाकू से भयंकर वार किया। अगली अचानक एक करुण चीख निकालता है। अभी अभी किन यू ने एक सीधी लात मारी जिसकी भयानक ताकत से अगली का घुटना जोर से टूट गया। फिर उसने एक हाथ से पंजा बनाया और अगली की रीढ़ की हड्डी के एक अहम हिस्से को सीधे पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का जोर फ्लेमिंग ग्लव से होते हुए उस अहम हिस्से पर सीधा लगा। बदसूरत एक दयनीय तीखी चीख के साथ शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर लगातार ऐंठता रहता है और उसके मुंह से खून की कई धाराएं निकलती हैं। किन यू के बचपन से लेकर बड़े होने तक लियान यान के साथ बिताए पलों के दृश्य उसके ज़हन में बार बार घूम रहे हैं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता, मानो कोई बच्चा किसी बुजुर्ग रिश्तेदार से मिल रहा हो। यह उसके दिल की गहराइयों से निकली मुस्कान है। किन यू अपना सिर उठाता है और यी फेंग की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। आप ही एकमात्र बचे हैं। किन यू की दिल खोलकर मुस्कुराहट देखकर यी फेंग की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। कुछ ही पलों में 2 मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञ इतनी आसानी से मारे गए, लेकिन यी फेंग खुद भी एक मध्य चरण के जियांटियन विशेषज्ञ से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए यी फेंग की प्रतिक्रिया है चलाने के लिए। कुछ ही देर में किन यू के मन में अचानक छवि बदल जाती है। अब उसे कुछ देर पहले का वह दृश्य याद आता है जिसमें उसने काले चील की काली आंखों से लियान यान की छाती पर 10 भयानक छेद देखे थे। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है। फिर वह अपने सामने खड़े यी फेंग को घूरता है। अपने शरीर की गति से किन यू कई प्रतिबिंब बनाता है। मर जाओ, मेरा पीछा मत करो, मर जाओ, यी फेंग डर के मारे चीखता है। साथ ही वह किन यू पर एक के बाद एक कड़ाई की सुई चलाता है। ठंडी रोशनी बिखेरती कड़ाई की सुइयों को अपनी ओर आते दे किन यू की आंखें अचानक ठंडक से चमक उठती हैं, मानो वह देख रहा हो कि कैसे उसके दादा लियान यान के शरीर में सुइयों से इतने सारे छेद कर दिए गए थे। टिल्डा 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 एक कर्कश चीख निकलती है। हालांकि यी फेंग तुरंत कांप उठता है क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा है कि चीख बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही है। अगर वह अपने शरीर में और ज्यादा जियांटियन ऊर्जा भी सक्रिय कर ले तो भी उसकी गति उस व्यक्ति से कहीं धीमी होगी जो उसे मारने के लिए पीछा कर रहा है। क्योंकि यी फेंग भाग नहीं सकता, वह भयंकर रूप से एक तीखी चीख निकालता है और फिर अचानक मुड़ता है और अपने हाथों में कड़ाई की सुइयां किन यू पर फेंक देता है। बैंग बैंग बैंग, सुइयां टूट गईं, भुजाएं टूट गईं। ऐसी 2 आंखें भी हैं जो अविश्वास से खुली हुई हैं। यी फेंग की दयनीय चीख के साथ साथ लगातार धमाकों की आवाजें भी सुनी जा सकती हैं। कड़ाई की सुइयों को नष्ट करने के बाद किन यू की मुट्ठियों ने यी फेंग की दोनों भुजाओं को कुचल दिया। फिर किन यू ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा खोला, भाले जैसा हाथ बनाया और यी फेंग की भौहों के बीच सीधे वार किया। शक्तिशाली भेदक बल तुरंत उसके सिर के अंदर पहुंच गया। फिर वह हाथ हटा लेता है, घूम जाता है और यी फेंग की ओर देखे बिना लियान यान के पास चला जाता है। धप, यी फेंग जोर की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ता है। उसके मुंह और नाक से धीरे धीरे खून की कई धाराएं निकल रही हैं। उसकी मौत हो चुकी है। कुछ ही क्षणों में 4 मध्य चरण जियांटियन विशेषज्ञों को किन यू द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जब से उसने पहले ट्रांस हेवन आरेख का अभ्यास शुरू किया है, किन यू की शक्ति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अपने मध्यम श्रेणी के पवित्र हथियारों के साथ भी वह ज्यादा से ज्यादा जेनजू के बराबर ही है। चूंकि उसके 4 मध्यम चरण के जियांटियन स्तर के प्रतिद्वंद्वी थे, सैद्धांतिक रूप से उसे इतनी आसानी से नहीं जीतना चाहिए था। हालांकि किन यू की सबसे बड़ी खूबी है कई विरोधियों से लड़ना। उसे दुश्मनों से कम संख्या में होने का जरा भी डर नहीं है। हालांकि 4 विरोधी थे, किन यू के शरीर संचालन कौशल की बदौलत जब भी उसने सचमुच हमला किया तो उसे उनमें से सिर्फ एक का ही सामना करना पड़ा। दादाजी लियान, मैं आपको अभी घर ले जा रहा हूँ। किन यू लियान यान के पास जाता है और प्यार से कहता है। वह जिस तरह से बात करता है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे वह अक्सर लियान यान से बात करता था। ऐसा लग रहा है जैसे उसे अब भी लगता है कि लियान यान जिंदा है। B3C7 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 8। एक आदमी अकेला। तभी अचानक आंगन के बाहर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। हवा की आवाज के साथ एक नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी लोगों के एक समूह को आंगन में ले जा रहा था। जैसे ही यह नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी आंगन के दृश्य को देखता, उसके चेहरे का रंग बदल जाता। किन यू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और नीले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को एक ठंडी नजर से देखा। किन यू का चेहरा देखकर नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, तीसरे राजकुमार, आपका अधीनस्थ देर से आया है। देर से आए? किन यू धीमी आवाज में दोहराता है, लेकिन उसका दिल आक्रोश से भरा हुआ है। अगर वे थोड़ा पहले आ जाते तो शायद उसके दादा लियान की मौत न होती। हालांकि उनके देर से आने की बात तो बदली नहीं जा सकती। इसके अलावा किन यू ने इस नीले कपड़े पहने बूढ़े को अपने पिता के बगल में पहले भी देखा है, इसलिए वह जानता है कि यह बूढ़ा उसके पिता के भरोसेमंद मातहतों में से एक है। तुम सब यहाँ की हर चीज राजसी हवेली में वापस ले जाओ।
जहाँ तक दादाजी लियान की बात है, मैं उन्हें खुद वापस ले जा रहा हूँ। किन यू ने बिना किसी भावना के ठंडे स्वर में कहा। काले लोहे के आर्मगार्ड और लेगगार्ड पहनकर वह लियान यान को अपनी छाती से लगा लेता है। उसकी लंबी सीटी के बाद काला चील एक काली प्रकाश किरण की तरह नीचे उतरता है। शरीर को हिलाकर किन यू चील की पीठ पर चढ़ जाता है। जियो हेई, चलो हवेली में वापस चलते हैं, किन यू ने धीरे से कहा। काले बाज को ऐसा लगता है कि किन यू दुखी है और हमेशा की तरह चंचल नहीं है, इसलिए वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए सबसे तेज गति से यान शहर की ओर भागता है। क्षितिज पर काले चील के साथ किन यू को गायब होते देखने के बाद नीले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा भौहें चढ़ाता है और फिर अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, तुरंत कृपाण दांतेदार बाघ को उठाओ और उसे तुरंत राजसी भवन में पहुंचा दो। हालांकि नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को दूसरा ट्रांस हेवन आरेख स्वयं मिल जाता है। लियान यान तो पहले ही मर चुका है, लेकिन ये किंग यू भी मर चुका है, इसलिए कोई खास बुरा नहीं है। लेकिन महामहिम को लियान यान से गहरा लगाव है। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की भौहें तन गईं। उसे साफ लग रहा था कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। यान शहर के राजसी भवन में किंदे और जू युआन एक पुराने पेड़ के नीचे एक दूसरे के सामने बैठे हैं और चुपचाप गो का खेल खेल रहे हैं। महाराज, आप हार गए हैं। जू युआन ने हल्के से शतरंज का मोहरा नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा। किंदे ने काफी देर तक देखा, फिर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शू युआन, तुम्हारा शतरंज कौशल और भी निखरता जा रहा है। मैं भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जू युआन ने किंदे को देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, बात ये नहीं है कि मेरा शतरंज कौशल बेहतर हो गया है, बल्कि ये है कि आज महाराज आपका मन शांत नहीं कर पा रहे हैं। किंदे ने आह भरते हुए कहा, यह सही है, आज मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और शांत नहीं हो पा रहा है। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि इस बार अंकल लियान किस तरह का मामला संभालेंगे। सिद्धांत रूप में अंकल लियान की वर्तमान शक्ति और 2 अंतिम चरण के जियांटियन विशेषज्ञों के साथ उन्हें इस मामले को सुलझाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए महाराज, सीनियर लियान बेहद शक्तिशाली हैं। जियांग गुआन की तरफ से कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जू युआन मुस्कुराते हुए कहता है। अचानक किंदे खड़ा हो जाता है और आकाश की ओर देखता है। एक काला चील तेजी से किंदे के घर की ओर गोता लगाता है। किन यू काले चील की पीठ पर पैर रखकर बैठा है। किंदे तुरंत हंस पड़ता है। वह किन यू के लौटने का इंतजार कर रहा था। किन यू ने उसके लिए ढेर सारा इन रॉक फ्लेमिंग आयरन छोड़ा है, जो उसके लिए वाकई बहुत बड़ा खजाना है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किन यू को इनाम देना चाहता है। हालांकि किंदे की मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति रुक जाती है क्योंकि वह उस व्यक्ति को देखता है जिसे किन यू अपनी छाती में उठाए हुए है। धप, किन यू काले बाज की पीठ से सीधे जमीन पर कूद पड़ता है। लियान यान को गोद में लिए किन यू स्थिर खड़ा है और किंदे की आंखों में देख रहा है। जैसे ही किंदे लियान यान को किन यू की गोद में देखता है, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वह खुद को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे लियान यान के पास आने की कोशिश करता है। तभी लियान यान का पीला मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी नजर में आता है। पिताजी, दादाजी लियान पहले ही मर चुके हैं। किन यू की शांत आवाज में अत्यधिक दुख का भाव है। ये कैसे संभव है? अंकल लियान के पास कोई पवित्र हथियार था, है ना? किंदे की आंखें एक पल में नम हो गईं। थोड़ी देर बाद किंदे ने अचानक किन यू से पूछा, यू एयर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जियांग गुआन की तरफ ही किन यू नाम का एक आदमी था, है ना? किन यू सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे उन लोगों की पहचान नहीं पता। किंदे लियान यान की छाती पर बने छेदों को लगातार देखता है और आह भरते हुए कहता है, ये कड़ाई की सुई के घाव हैं। जियांग गुआन की तरफ से सिर्फ ये किंग यू ही है जो कड़ाई की सुइयों का इस्तेमाल करके अंकल लियान को घायल कर सकता है। अंकल लियान आखिरकार आजाद हो गए हैं। किंदे ने अपने जीवन में बहुत सी चीजों का अनुभव किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लियान यान की भावनाओं को समझ सकता है। दादाजी लियान के हत्यारे को उसने पहले ही चाकू से गोदकर मार डाला था, किंग यू ने सीधे कहा। काले बाज की पीठ पर उड़ते हुए वह उन दोनों के बीच हुए भीषण युद्ध की आभा से आकर्षित हुआ और ठीक समय पर नीचे उतरा और लियान यान को अपने प्रतिद्वंद्वी को मारते हुए देखा। फिर उसने अपना चेहरा आसमान की ओर करके लंबी हंसी हंसी। किंदे ने गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। चाचा लियान रिहा हो गए हैं। यू एयर, तुम्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय तुम्हें अपने दादा लियान के लिए खुश होना चाहिए। किंग यू हालांकि कुछ नहीं कहता और बस लियान यान को अपने सीने से लगाए देखता रहता है। थोड़ी देर बाद राजसी महल के नौकर आते हैं और लियान यान का शव ले जाते हैं। किंग यू उन्हें लियान यान का शव ले जाते हुए देखता है, लेकिन वह काफी देर तक चुप रहता है। बाद में वह उदासीनता से कहता है, पिताजी, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं पहले थोड़ा आराम करूंगा, किसी को भी मुझे परेशान न करने दें। अपनी बात समाप्त करते ही वह मुड़ता है और सीधे उस घर की ओर चला जाता है जो केवल उसका है। आंगन वाले घर में किंग यू चुपचाप एक पत्थर की बेंच पर बैठा है और अपने सामने लगे विलो के पेड़ को देख रहा है। विलो की शाखाएं फड़फड़ा रही हैं और किंग यू को बचपन में लियान यान के साथ मस्ती करते हुए वह दृश्य याद आ रहा है। वाह! अपने शरीर की एक हरकत से किंग यू अचानक आंगन में नाचने लगता है। वह पहले ट्रांस हेवन आरेख के चित्रों की 36 हरकतों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। वह बस किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता और बस बिना रुके बेहद तेजी से उन हरकतों को करता रहता है। पवित्र ऊर्जा की 36 भुजाओं जितनी धाराएं एक दूसरे से लिपटकर उसके चारों ओर एक घेरा बनाती हैं, जो ऐसा लगता है जैसे किंग यू को कवच पहनाया गया हो।
फिर ये पवित्र ऊर्जा धाराएं उसके शरीर में समा जाती हैं। किन यू चुपचाप रो रही है। उसकी गति और तेज होती जा रही है। वह अभ्यास करने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से समय के साथ उसकी गति तेज होती जा रही है। किन यू 36 गतियां और भी तेजी से करता है। अंततः उसका पूरा शरीर आंगन में हवा के झोंके में बदल जाता है। किन यू के चारों ओर पवित्र ऊर्जा और भी प्रबल होती जा रही है। वह जितनी तेजी से आगे बढ़ता है, पवित्र ऊर्जा उतनी ही प्रबल होती जाती है। अंततः जब किन यू एक स्वच्छ हवा की तरह इधर उधर बहने लगता है तो 36 पवित्र ऊर्जा धाराएं अप्रत्याशित रूप से एक मध्यम चांदी जैसी रोशनी बिखेरने लगती हैं। जब चांदी जैसी रोशनी वाली ऊर्जा धाराएं किन यू के शरीर के साथ विलीन होती हैं तो उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां अचानक कांपने लगती हैं। टिल्डा टिल्डा टिल्डा। शरीर में एक चुभन भरा दर्द महसूस करते हुए किन यू अचानक रुक जाता है। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बिना किसी रोक टोक के वह अपना चेहरा आसमान की ओर घुमाता है और एक लंबी दहाड़ लगाता है। कोई नहीं समझ पाता कि वह अंदर के दर्द से दहाड़ रहा है या अपने दिल के दर्द से। किन यू इसी तरह दहाड़ता रहता है। जब उसकी सांसें थम जाती हैं तभी वह रुकता है। फिर वह जोर जोर से सांस लेने के लिए हाँफता है। यू एयर। किन डे की आवाज बाहर उठती है। किन यू गहरी सांस लेता है, शांत होने की कोशिश करता है और कहता है, पिताजी मुझे शांत होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। इस दौरान किसी को भी मुझे परेशान न करने दीजिए, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है। आंगन वाले घर के बाहर काफी देर तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर किसी के धीरे धीरे बाहर जाने की आहट सुनाई देती है। B3C8 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 9। एक आदमी अकेला 2। किन यू आंगन वाले घर में पत्थर की मेज पर स्थिर बैठा है। वह पूरा दिन और रात ऐसे ही बैठा रहा। इस दौरान वह कभी मुस्कुराया, कभी उदास, लेकिन इसी बीच किन यू अचानक एक हल्की सी मुस्कान देता है जो हवा के झोंके की तरह उसके सारे दुख और पीड़ा को उड़ा ले जाती है। वह धीरे से खड़ा होता है और आसमान की ओर देखता है। वह तो पहले ही मर चुका है, अब शोक मनाना व्यर्थ है। दादाजी लियान, आप आसमान से देख रहे होंगे, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। किन यू शांति से मन ही मन सोचता है। फिर गू गू की गड़गड़ाहट सुनकर वह मुस्कुराता है। मैं भूल गया था कि मैंने एक दिन और रात से कुछ नहीं खाया है। मेरा पेट बहुत भूखा है। अपनी बात समाप्त करते ही वह तुरंत नौकरों से कहता है कि वे उसके लिए कुछ भोजन लेकर आएं। किंदे अपने कमरे के अंदर दीवार पर लगे सैन्य नक्शे को घूर रहा है। महाराज, शियाओ यू ने अभी अभी नौकरों से कहा था कि उसके लिए कुछ खाना ले आओ। तीसरे राजकुमार के लहजे और हाव भाव को देखते हुए उसे लगभग ठीक हो जाना चाहिए था। जू युआन किंदे के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह। किंदे ने अपनी गहरी सिकुड़ी हुई भौंहों को ढीला किया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। यू एर एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति है। वह किसी निकम्मे इंसान की तरह खुद को दुख में नहीं डुबोएगा। ये खबर सुनकर किंदे को भी ऐसा लगा जैसे उसके मन से कोई पत्थर हट गया हो। ठीक है, अब हमें यू एर के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जू युआन, देखो, अगर हम यहाँ 30,000 भयंकर बाघ सैनिक भेज दें। किंदे तुरंत जू युआन के साथ चर्चा शुरू कर देता है। जब किन यू अपना शानदार भोजन खा रहा था तो उसका मन अन्य विषयों के बारे में सोच रहा था। मैं पिताजी के इस महान कार्य में जरूर हिस्सा लूंगा। पहले उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मैं जियांटियन विशेषज्ञ नहीं था। अब मैं जियांटियन विशेषज्ञ बन गया हूँ और इसके अलावा मैं अभूतपूर्व जियांटियन बाहरी विशेषज्ञ भी हूँ। अगर पिताजी को इस बारे में पता चला तो। किन यू की आंखें चमक उठीं। वह इतने वर्षों से केवल अपने पिता की स्वीकृति की प्रतीक्षा में कड़ी मेहनत कर रहा है। एक जियांटियन बाहरी विशेषज्ञ होना किन यू के लिए अपने पिता को आश्चर्यचकित करने और उनकी प्रशंसा पाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? ठीक है। उस दिन जब मैं आंगन वाले घर में लौटा तो ऐसा लगा जैसे पहले ट्रांस हेवन आरेख के 36 आंदोलनों को निष्पादित करते समय जब मैं अत्यंत तीव्र गति पर पहुंचा तो पवित्र ऊर्जा धाराओं से अप्रत्याशित रूप से एक रजत सी रोशनी निकली। वह रजत सी रोशनी अत्यंत पीड़ादायक भी थी। किन यू को वह दृश्य याद है। यद्यपि किन यू ने उस समय इस घटना को देखा था, लेकिन वह लियान यान की मृत्यु के दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसने इस पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि अभ्यास के दौरान मेरी गति जितनी तेज थी उतनी ही प्रबल पवित्र ऊर्जा में ग्रहण कर रहा था। अच्छा, चलो फिर से कोशिश करके देखते हैं। किन यू तुरंत निर्णय लेता है। वह जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और चॉपस्टिक एक तरफ रख देता है। फिर उसका शरीर आंगन में साफ हवा के झोंके की तरह चमकने लगता है। रफ्तार। जैसे जैसे किन यू उन गतिविधियों को तेजी से अंजाम देता है, 36 पवित्र ऊर्जा धाराएं आपस में गुंथकर एक कवच का रूप ले लेती हैं जो किन यू को अपने में समाहित कर लेता है। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती है वे ऊर्जा धाराएं और भी ज्यादा सघन और मूर्त होती जाती हैं। अंततः चांदी जैसे प्रकाश के कुछ बिंदु उत्पन्न होते हैं। उनकी संख्या बहुत कम होती है और वे ऊर्जा धाराओं में बिखर जाते हैं। ये गति है। किन यू की आंखें चमक उठती हैं। वह अपनी गति बढ़ाना तुरंत बंद कर देता है। उसे स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि जब वह पवित्र ऊर्जा जिसमें प्रकाश के वे चांदी जैसे बिंदु समाहित हैं उसके शरीर के साथ विलीन होती है तो उसका मांस और यहाँ तक कि उसकी कोशिकाएं भी तेजी से रूपांतरित हो जाती हैं। उसकी कोशिकाएं टूटने लगती हैं लेकिन फिर से बहाल हो जाती हैं। उसकी कोशिकाओं की गहराई से आने वाला तेज दर्द किन यू के चेहरे को अनियंत्रित रूप से पीला कर देता है। सौभाग्य से किन यू ने अपनी गति फिर से नहीं बढ़ाई। चांदी जैसी रोशनी का वर्तमान स्तर बहुत अच्छा है क्योंकि यह केवल कुछ ही जगहों पर ऐसा दर्द पैदा करती है जिसे किन यू अभी भी सहन कर सकता है।
अगर चांदी जैसी रोशनी ज्यादा होती तो उसके पूरे शरीर में ऐसा दर्द होता। शायद किन्यू भी उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। किन्यू का पूरा शरीर लगातार एक के बाद एक चांदी जैसे प्रकाश बिंदु को अवशोषित कर रहा है। उसे पता चलता है कि ये चांदी जैसे प्रकाश बिंदु एक प्रकार की ऊर्जा प्रतीत होते हैं जो पवित्र ऊर्जा से कहीं अधिक परिष्कृत है। जैसे जैसे उसके शरीर का प्रशिक्षण और परिवर्तन ध्यान देने योग्य गति से आगे बढ़ता है, ऊर्जा धाराएं पवित्र ऊर्जा से भर जाती हैं और किन्यू के शरीर के साथ लगातार विलीन हो जाती हैं। बहुत बढ़िया, ये ट्रांस हेवन आरेख वाकई आसान नहीं है। ये थोड़ी सी पवित्र ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि दूसरे और तीसरे ट्रांस हेवन आरेखों में क्या रहस्य है। किन्यू मन ही मन सोचता है। हालांकि उसकी गति फिर से थोड़ी बढ़ जाती है। तुरंत ही ऊर्जा धाराओं में तैरते और टिमटिमाते प्रकाश बिंदुओं की संख्या बढ़ जाती है। किन्यू के शरीर में दर्द भी बढ़ जाता है। वह थोड़ा भौचक्का हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। समय बीतता गया। 2 दिन बाद अब तक वे चांदी जैसे प्रकाश बिंदु किन्यू के पूरे शरीर में फैल गए थे। जब चांदी जैसी रोशनी उन जगहों से गुजरती है जहां से वह पहले गुजर चुकी है तो उसे दर्द की बजाय बस हल्की झुनझुनी महसूस होती है। हालांकि उसकी मांसपेशियों में भी अब उतनी तेजी से सुधार नहीं हुआ है जितना पहले हुआ था। केवल 2 दिनों के अभ्यास के बाद किन्यू की मांसपेशियों की शक्ति निश्चित रूप से 100% से अधिक बढ़ गई है। गति, चलो इसे फिर से बढ़ाते हैं। किन्यू व्यायाम जारी रखता है। वह पूरे 2 दिनों से लगातार व्यायाम कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है क्योंकि इस तरह इतनी पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करने से उसकी शारीरिक ऊर्जा की खपत की भरपाई हो रही है। किन्यू के त्वरण के बाद ऊर्जा धाराओं का चांदी जैसा प्रकाश एक बार फिर बढ़ जाता है। टिल्डर। जब चांदी जैसी रोशनी वाली ऊर्जा धारा उसकी त्वचा से होकर गुजरती है तो वह एक मांसपेशी से दूसरी मांसपेशी तक तेजी से प्रवाहित होती है जब तक कि वह पूरी तरह अवशोषित न हो जाए। हालांकि क्या ये सच है कि वह जितनी तेजी से चलता है उतनी ही अधिक विशेष चांदी जैसी रोशनी उत्पन्न होती है? क्या हो रहा है? मेरी गति पहले से ज्यादा तेज है, फिर भी चांदी जैसी रोशनी कम क्यों है? किन्यू को आखिरकार इस समस्या का पता चल ही गया। उसकी गति उसकी सीमा से बाहर है। ये समझना जरूरी है कि इस समय वह अभी भी वजन उठा रहा है। ठीक है, चलो इसी गति को बनाए रखते हैं। किन्यू अब और तेजी से नहीं चलता, वह लगातार अपनी गति को अधिकतम गति से करता रहता है। किन्यू की गतिविधियों के साथ चांदी जैसी रोशनी वाली 36 ऊर्जा धाराएं लगातार उसके शरीर में प्रवेश करती हैं, जिससे एक अद्भुत सुन्नता भरी अनुभूति के कई दौर आते हैं। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब किन्यू खुद को इस अद्भुत अनुभूति में डुबो रहा होता है। जियाओ यू, पूरे 3 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? आंगन वाले घर के बाहर जू युआन की आवाज गूंजती है। जैसे ही किन्यू ये सुनता है उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। हालांकि जैसे ही वह धीमा होता है उसे घेरने वाली 36 ऊर्जा धाराओं में व्याप्त चांदी जैसी रोशनी अचानक बहुत तीव्र हो जाती है। इसका घनत्व 100% तक बढ़ जाता है। अंकल जू, जब किन्यू ने अभी इतना कहा है तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर सुन्नता की अनुभूति बहुत बढ़ गई है और साथ ही उसे अभी चौंकाने वाला बदलाव भी पता चला है। क्या हो रहा है? क्या मैं अभी सही गति से गाड़ी नहीं चला रहा था? जैसे ही मैंने गाड़ी धीमी की, चांदी जैसी रोशनी इतनी बढ़ गई। किन्यू की आंखें अचानक रात में टॉर्च की तरह चमक उठीं। उसके दिल में अचानक उत्साह की लहर दौड़ गई। जाहिर है उन 36 चित्रों की गतिविधियां इतनी सरल नहीं हैं। जियाओ यू, जू युआन की आवाज फिर से ऊंची हो गई। किन्यू जल्दी से बोला, अंकल जू, मैं अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। कृपया चिंता न करें, मेरे पास अभी भी यहाँ कुछ खाना और पानी है। अंकल जू, मैं इस आंगन वाले घर से बाहर नहीं जा रहा हूँ। कृपया किसी को भी मुझे परेशान न करने दें। मुझे अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं अभी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। बंद कमरे में प्रशिक्षण के संबंध में व्यवधान से बचने के लिए आमतौर पर विशेषज्ञ कुछ भोजन और पानी तैयार करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने से पहले वे एकांत स्थान ढूंढते हैं। बंद कमरे में प्रशिक्षण। जू युआन कुछ स्तब्ध सा हो गया। हालांकि वह कोई साधारण आदमी नहीं था, इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है शियाओ यू, मैं नौकरों को तुम्हारे लिए खाना पानी तैयार करने का आदेश देता हूँ। यहाँ प्रशिक्षण की चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया अंकल जू। ये कहने के बाद किन्यू नौकरों के खाना पानी लाने का इंतजार करता है। फिर वह पहले ट्रांस हेवन आरेख के 36 चित्रों के रहस्य की गहन खोजबीन के लिए अकेले ही बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना शुरू कर देता है। B3C9 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 10 विस्फोट। किन्यू के आंगन वाले घर में उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। किन्यू का पूरा शरीर कई भ्रमों में बदल गया है जो आंगन वाले घर में बिना रुके घूम रहे हैं। अजीब बात है, मेरी गति धीमी हो गई है, घनत्व क्यों नहीं बढ़ा? लेकिन अभी किन्यू गहरी भौहें चढ़ाता है। इस समय वह 36 चित्रों की गति पहले से धीमी गति से कर रहा है, लेकिन उसे घेरने वाली 36 ऊर्जा धाराओं में कोई चांदी जैसी रोशनी भी नहीं है। हालांकि यह उसके लिए बहुत स्पष्ट है कि अभी जब उसने जू युआन की आवाज सुनी और धीमा होना शुरू किया तो उन पवित्र ऊर्जा धाराओं का घनत्व अचानक बढ़ गया और वे चांदी जैसे प्रकाश बिंदु उस क्षण में सीधे उसके शरीर के साथ बहती रेत की तरह विलीन हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? किन्यू को अचानक एक संभावना सूझती है।
वह अपनी गति को एकदम से बढ़ा देता है। 36 गुंथी हुई ऊर्जा धाराओं में एक बार फिर विभिन्न चांदी जैसे प्रकाश बिंदु प्रकट होते हैं और किन यू के शरीर के साथ लगातार विलीन होते रहते हैं। यही वह गति है जिसे किन यू ने शुरू में सर्वोत्तम गति माना था। अचानक उसकी गति धीमी हो जाती है, हवा तेज हो जाती है और उसके आसपास की पवित्र ऊर्जा कुछ देर के लिए कंपन करने लगती है। किन यू के आसपास की 36 ऊर्जा धाराओं में व्याप्त चांदी जैसे प्रकाश का घनत्व अचानक बढ़ जाता है। किन यू की आंखें बाहर निकल आईं। ये सघन चांदी जैसी रोशनी उसके शरीर के साथ सघन चांदी जैसी रेत की तरह मिल रही थी। एक के बाद एक ये चांदी जैसे प्रकाश बिंदु उसके पूरे शरीर के मांस, हड्डियों और नाड़ियों के साथ मिल रहे थे। उसके पूरे शरीर में एक बेहद सुन्नता सी सनसनी फैल गई। अद्भुत! किन यू जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। इस तरह की उत्तेजना वाकई किन यू को अभूतपूर्व गहन आनंद दे रही है। यह मालिश करवाने से 10,000 गुना ज्यादा आनंददायक है। हालांकि कुछ ही देर में चांदी जैसे प्रकाश बिंदुओं का घनत्व अचानक इतना कम हो जाता है कि यह उस समय से भी कम हो जाता है जब किन यू ने सामान्य गति से व्यायाम करना शुरू किया था। क्या हो रहा है? किन यू आखिरकार रुक गया। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझन में था। आज जो कुछ हुआ उसे देखते हुए लगता है कि हर समय तेज चलना बेकार है और हर समय धीमा रहना तो और भी बुरा है। लेकिन जब मैं शुरू से ही तेज चला और फिर 16वें मूवमेंट पर अचानक धीमा हो गया तो परिणाम बेहद अच्छा रहा। किन यू सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है? किन यू की आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे ये हरकतें करते समय अपनी गति को ठीक से समायोजित करना पड़े ताकि जब तेज होना चाहिए तब मैं तेज रहूं और जब धीमा होना चाहिए तब धीमा रहूं? क्या तेजी और धीमेपन का मेल सबसे उपयुक्त तरीका है? जैसे ही किन यू को यह विचार आता है वह तुरंत इसे आजमाना शुरू कर देता है। पहले वह लगातार तेज गति से गतिविधियां करता है, फिर एक निश्चित गति पर पहुंचने पर वह अचानक गति बढ़ा देता है या कम कर देता है। इस विधि का उपयोग करके वह यह निर्धारित कर सकता है कि किसी विशेष गति को तेज किया जाना चाहिए या धीरे। हालांकि जैसे जैसे किन यू इन गतिविधियों पर और अधिक शोध करता है उसे ये परेशानी भरा लगने लगता है, क्योंकि उदाहरण के लिए 16वीं गति को ही लीजिए। इस गति में उसे धीमा होना चाहिए, लेकिन उसे कितना धीमा करना चाहिए? अंत में इस गति में उसे कितना धीमा करना चाहिए? और यही बात तब भी लागू होती है जब उसे गति बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा क्रमिक गतियों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए और एक से दूसरे में संक्रमण सहज होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब वह तीसरी गति से, जिसमें उसका दाहिना हाथ नीची स्थिति में होता है, चौथी गति में प्रवेश करता है जिसमें उसका दाहिना हाथ ऊंची स्थिति में होता है, तो उसके हाथ द्वारा तय किए गए मार्ग पर भी ध्यानपूर्वक शोध किया जाना चाहिए। अलग अलग मार्ग अलग अलग परिणाम देंगे। संक्षेप में, केवल इन 36 रहस्यमय चित्रों के आधार पर सही तकनीक का पता लगाना वास्तव में एक कठिन समस्या है। हर बार जब किन यू इन गतिविधियों पर शोध करता है तो वह उन्हें पूरी तरह शांत और संयमित मन से अनुभव करता है। समय बीतता जाता है। पूरे 1 महीने के बाद ही किन यू अंततः इस तकनीक का सही अभ्यास तरीका समझ पाता है। एक बिल्कुल नई ट्रांस हेवन आरेख आधारित तकनीक सामने आती है। 1 महीने बाद किन यू का शरीर घर के आंगन में हवा की तरह घूम रहा है। जब वह तेजी से चलता है तो वह धीमा प्रतीत होता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो उसका पूरा शरीर विभिन्न प्रतिबिंब बनाता है। अजीब बात है, ये बहुत अजीब बात है। सबसे अजीब बात यह है कि किन यू को एक चांदी के कवच ने ढक रखा है। नहीं, यह कोई चांदी का कवच नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक कवच जैसा पुंज है जो किन यू के शरीर के चारों ओर एक दूसरे से गुंथी हुई 36 शुद्ध चांदी की ऊर्जा धाराओं से बना है। ये 36 चांदी की ऊर्जा धाराएं लगातार किन यू के शरीर में प्रवेश कर रही हैं। साथ ही वे खुद को पुनः भरने के लिए दुनिया की पवित्र ऊर्जा को अवशोषित कर रही हैं। हा, कमाल है। किन यू अचानक रुक जाता है। उसका पूरा शरीर थोड़ी देर के लिए कांप उठता है। 36 चांदी जैसी ऊर्जा धाराएं भी गायब हो जाती हैं। शुरुआत में चांदी जैसे प्रकाश बिंदु विरल थे, लेकिन अब कोई भी ऊर्जा धारा लगभग पूरी तरह से चांदी जैसे प्रकाश बिंदुओं से बनी है। पिछले 1 महीने से किन यू का शरीर हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बदल रहा है। उसकी ताकत और गति दोनों कई गुना बढ़ गई है। किन यू ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। 36 चित्रों ने गतियों का एक आदर्श समूह बना दिया है और किन यू अपने मन में एक के बाद एक गति कर रहा है, कभी तेज कभी धीरे। ट्रांस हेवन डायग्राम की पहली तकनीक आखिरकार किन यू ने समझ ली है। किन यू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वे चकाचौंध कर देने वाली चमक से भर गईं। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे और तीसरे ट्रांस हेवन आरेखों में क्या रहस्य हैं। वह बाकी आरेखों का बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसने अपने शरीर में लगातार हो रहे सुधार के इस अद्भुत एहसास का पूरा आनंद लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे बाकी 2 आरेखों से भी बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे याद है, किन यू को अचानक याद आता है कि जिस आंगन में लियान यान की हत्या हुई थी, वहां जब वह लियान यान के शव के पास था तो उसकी पवित्र इंद्रियों ने एक और ट्रांस हेवन आरेख की आभा देखी। हालांकि किन यू उस समय शोक में इतना डूबा हुआ था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं आया। उस ट्रांस हेवन आरेख को पाने के बाद पिताजी ने उसे गुप्त खजाने में डाल दिया होगा। किन यू तुरंत मुस्कुरा उठता है क्योंकि वह गुप्त खजाने में प्रवेश करने का पात्र है। अगर वह कोई खजाना निकालना भी चाहे तो उसे बस किन दे को इसके बारे में बताना होगा। किन यू अपनी छाती से पहला ट्रांस हेवन आरेख निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये पहला ट्रांस हेवन आरेख अब मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है।
चलो इसे चुपचाप गुप्त खजाने में रख देते हैं। किन यू अपने पिता को यह नहीं बताना चाहता कि वह हत्यारा लियू जिंग है, इसलिए भले ही किन डे को ये पता न हो कि हत्यारे लियू जिंग ने पहला ट्रांसहेवन आरेख ले लिया है, फिर भी उसे इसे गुप्त खजाने में किसी गुप्त स्थान पर चुपचाप छिपाना होगा। पूरे 1 महीने से किन यू बिना कुछ खाए प्रशिक्षण ले रही है। अब ये सोचकर किन यू बेहद हैरान है, क्योंकि उसके ज्ञान के अनुसार उस स्तर तक पहुंचने के लिए जहां खाने पीने की जरूरत नहीं रह जाती, कम से कम एक साधक को आश्चर्यजनक गति से पवित्र ऊर्जा अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। उल्कापिंड के आंसू की बदौलत किन यू पहले से ही पवित्र ऊर्जा को बेहद तेजी से अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा वह पहले ट्रांसहेवन आरेख की गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रहा है, इसलिए वर्तमान में उसके द्वारा अवशोषित की जाने वाली पवित्र ऊर्जा भी चांदी के प्रकाश बिंदुओं में बदल जाती है। अभ्यास में इतनी तेजी से प्रगति करना अच्छी बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका कारण रहस्यमय उल्कापिंड का फटना है या ट्रांसहेवन आरेख की गुप्त तकनीक। इसका सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसका मैं अंदाजा लगा सकूं, किन यू मुस्कुराते हुए कहती है। फिर किन यू तुरंत आंगन से निकलकर किन दे के घर की ओर चल पड़ता है। कम से कम उसे किन दे का अभिवादन करने के बाद गुप्त खजाने में प्रवेश करने में देर तो नहीं होगी। तीसरे राजकुमार किन दे के स्थान के 2 रक्षक एक घुटने पर बैठने के बाद कहते हैं, कृपया पिताजी से कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किन यू ने तुरंत कहा। एक पहरेदार कहता है, तृतीय राजकुमार महामहिम पिछले आधे महीने से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। महामहिम ने आदेश दिया है कि इस बंद कमरे के प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसी को भी उन्हें परेशान न करने दिया जाए। ये सुनकर किन यू ये जानकर दंग रह जाता है कि उसके पिता भी बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, तो तुम दोनों पहरा देते रहो। किन यू मुस्कुराता है और फिर मुड़कर गुप्त खजाने की ओर चला जाता है। अगर वह किन दे को इस बारे में न भी बताए तो भी कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। गुप्त खजाने के बाहर गलियारे में स्पष्ट रूप से कई पहरेदार मौजूद हैं। हालांकि किन यू को देखकर वे उसे जरा भी नहीं रोकते। इस प्रकार किन यू सबसे दूर अटारी में चला जाता है। अटारी के एक किनारे वाले कमरे में प्रवेश करने के बाद वह एक उपकरण सक्रिय करता है। खटखट की आवाज के साथ बगल वाले कमरे की दीवार पर एक पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है। ये गुप्त खजाने की ओर जाने वाला पत्थर का दरवाजा है। किन यू तुरंत खजाने में चला जाता है। पत्थर का दरवाजा फिर से हिलता है और बंद हो जाता है। B3C10 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 11 विस्फोट 2। गुप्त खजाना एक गुप्त कमरा है जो ज्यादा बड़ा नहीं है। कमरे के दोनों ओर पुरानी अगरबत्ती से बने काउंटर हैं। काउंटरों की सतहों पर विभिन्न खजानों को सावधानीपूर्वक रखा गया है। गुप्त कमरे के बीच में एक बांस की कुर्सी और एक प्राकृतिक चाय की मेज है। कमरे के सामने, जहां फर्श दीवार से मिलता है, एक जलता हुआ प्राचीन धूपदान रखा है। धूपदान से मंद रंग का धुआं फैल रहा है, जिससे पूरे गुप्त कमरे में ज़ैन का वातावरण छा रहा है। चलो पहले ट्रांसहेवन आरेख को बाएं काउंटर और दीवार के बीच की दरार में छिपा देते हैं। किन यू कमरे के एक कोने में जाता है और फिर अपनी छाती से कीमती पहले ट्रांसहेवन आरेख को बाहर निकालता है और इसे सीधे इस कोने की दरार में रख देता है। किन यू खड़ा होता है और संतुष्टि से सिर हिलाता है। खैर, पिताजी को इस ट्रांसहेवन आरेख का पता चलने में तो कई साल बीत चुके होंगे। उन्हें मुझ पर शक नहीं होगा। वह अपने पिता को हत्यारे लियू जिंग की पहचान हरगिज नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसके हिसाब से ये दिखावे लायक बिल्कुल नहीं है। पहले ट्रांसहेवन आरेख को छिपाने के बाद किन यू पुराने लकड़ी के काउंटर पर रखे खजानों पर नजर डालता है। उसे तुरंत उनमें से एक जेड का डिब्बा मिल जाता है। मुझे लगता है कि यही वह चीज है जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ। किन यू मुस्कुराते हुए जेड बॉक्स का ढक्कन खोलता है। उसके सामने सिर्फ एक चौकोर जेड ब्लॉक दिखाई देता है। चौकोर जेड ब्लॉक एक कोमल बहुरंगी रोशनी में लिपटा हुआ है। सिर्फ दिखावट से ही लगता है कि इसमें और पहले ब्लॉक में कोई फर्क नहीं है। किन यू इस ट्रांसहेवन आरेख को पकड़ लेता है। इसकी सतह पर कई शब्द हैं। दूसरा ट्रांसहेवन आरेख, ये दूसरा आरेख है। किन यू प्रसन्न हुआ। उसकी समझ के अनुसार तीनों ट्रांसहेवन आरेख निश्चित रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। चूंकि उसने पहले आरेख की तकनीक का अभ्यास कर लिया है, इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि वह अगला दूसरा आरेख प्राप्त करे। अगर ये तीसरा आरेख होता तो शायद किन यू उसकी तकनीक का अभ्यास नहीं कर पाता। जैसे ही वह दूसरे ट्रांसहेवन आरेख को देखता है, उसकी आंखें अचानक चमक उठती हैं। वह अपना पूरा ध्यान आरेख पर केंद्रित कर देता है। इसमें 36 चित्र हैं। वास्तव में, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, लगभग 36 चित्र हैं। बस ये चित्र पहले चित्र से अलग हैं। पिछले परिवर्तनों से गुजरने के कारण किन यू की आत्मा में बहुत वृद्धि हुई है और उसने पवित्र भावना भी प्राप्त कर ली है। जैसे ही उसकी पवित्र भावना चित्र पर फैलती है, वह सब कुछ देख लेता है और आसानी से सब कुछ याद कर लेता है। किन यू को इन 36 तस्वीरों की सबसे ज्यादा चाहत है। बाकी राजों के बारे में उसने कभी ज्यादा नहीं सोचा, और अगर वो उनके बारे में और सोचता भी तो जरूरी नहीं कि वो उसे मिल ही जाएं। अब तक किन यू हमेशा यही सोचता रहा है कि अमर युद्ध के उस महान महाविशेषज्ञ की रहस्यमयी तकनीक निश्चित रूप से इन चित्रों की सतह पर मौजूद तस्वीरें नहीं हैं। कोई भी समझदार इंसान यही सोचेगा। अगर राज इतना आसान होता तो शायद इतने सालों में किसी ने उसे पहले ही खोज लिया होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या केवल शारीरिक प्रशिक्षण ही उसे उस महान रहस्यमय व्यक्ति की तरह दुर्जेय बना सकता है। अपनी पवित्र इंद्रिय का उपयोग करते हुए किन यू दूसरे ट्रांसहेवन आरेख की सावधानीपूर्वक जांच करता है, लेकिन उसे पहले जैसा कोई और रहस्य नहीं मिलता। वह बस मुस्कुराते हुए उसे वापस रख सकता है। किन यू, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। अतीत में कई जियोजेनिस्ट 3 ट्रांसहेवन आरेख एकत्र करने में सक्षम थे, लेकिन वे कोई रहस्य नहीं खोज पाए।
तुम्हारी तुच्छ पवित्र इंद्रिय भला क्या खोज सकती है। दूसरे ट्रांस हेवन आरेख के 36 चित्र प्राप्त करने के बाद किन यू पहले से ही पूरी तरह से संतुष्ट है। हाँ, मैंने अभी तक गुप्त खजाने के बाकी खजानों की जांच नहीं की है। किन यू मुस्कुराता है और फिर अपनी पवित्र इंद्रिय को सक्रिय करता है और पूरे गुप्त खजाने को उससे ढक देता है। उसकी पवित्र इंद्रिय की सीमा कई 100 मीटर है, इसलिए इस छोटे से गुप्त कमरे को ढकना उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इतना बड़ा बिल्ली की आंख जैसा रत्न वाकई आकर्षक है। वो घोड़े की पूंछ वाली मूंछ तो साधारण लगती है। किन यू मजाकिया अंदाज में मूल्यांकन करती है। अचानक किन यू की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। असंभव, असंभव। किन यू की पवित्र इंद्रियों ने अभी अभी एक रहस्य की खोज की है और वह इससे अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता। वह यंत्रवत अपने हाथ बढ़ाता है और दूसरे ट्रांस हेवन आरेख का जेड केस फिर से उठा लेता है। फिर वह जेड केस के किनारे लगे एक छोटे से उपकरण को हल्के से दबाता है। कई बार की खटपट की आवाजों के बाद किन यू अप्रत्याशित रूप से जेड केस की एक और परत आसानी से खोल देता है। इस जेड केस में अप्रत्याशित रूप से 2 परतें हैं। शुरुआत में किन यू को लगा था कि इसका निचला हिस्सा थोड़ा मोटा है, लेकिन असल में इसमें 2 परतें हैं। इसके अलावा अविश्वसनीय रूप से दूसरी परत में एक चौकोर जेड ब्लॉक है। वह कोमल बहुरंगी रोशनी और वह स्पष्ट लिखावट किन यू को बताती है कि यह चौकोर जेड ब्लॉक तीसरा ट्रांस हेवन आरेख। हे भगवान, मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ। यह इस समय किन यू पूरी तरह से उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे अप्रत्याशित रूप से 3 पौराणिक ट्रांस हेवन आरेख मिल गए हैं। बेशक उसके पास अभी भी उनके रहस्य को सुझाने का कोई रास्ता नहीं है। वह केवल उन 36 रहस्यमय चित्रों के कारण उत्साहित है। किन यू ने गहरी सांस ली और फिर भावुक होकर सोचा, वाह, अगर मैंने अपनी पवित्र बुद्धि से जांच न की होती तो मुझे अब भी पता नहीं चलता कि इस जेड केस के तले में ट्रांस हेवन का चित्र भी है। तीसरा ट्रांस हेवन चित्र पिछले 2 चित्रों से काफी मिलता जुलता है और इसमें भी 36 चित्र हैं। किन यू तुरंत इन चित्रों को याद करना शुरू कर देता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि किन शी हुआंग ने अतीत में 3 ट्रांस हेवन आरेख प्राप्त किए थे। हालांकि वह उनका रहस्य नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने किन यू की तरह चित्रों की गतियां भी सीख ली थीं। हालांकि किन शी हुआंग को तब ये गतियां बिल्कुल बेकार लगीं और उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें त्याग दिया। किन राजवंश के विनाश के बाद पहला और दूसरा आरेख युद्ध की उथल पुथल में खो गए। केवल तीसरा ही ट्रांस हेवन आरेख बचा था, जिसे किन वंश ने पिछले 1000 वर्षों से हमेशा छुपा कर रखा था। जब किन दे को दूसरा ट्रांस हेवन आरेख प्राप्त हुआ तो उसने स्वाभाविक रूप से उसे तीसरे आरेख के समान ही रखा। 3 दिन बाद अपने आंगन में किन यू दूसरे ट्रांस हेवन आरेख पर 36 चित्रों की गति का ध्यानपूर्वक अनुभव कर रहा है। कभी उसकी गति तेज होती है तो कभी धीमी। जब वह तेज होता है तो वह पहले आरेख की सबसे तेज गति से भी कहीं ज्यादा तेज होता है, और जब वह धीमा होता है तो वह पहले आरेख की सबसे धीमी गति से भी धीमा होता है। हालांकि जब किन यू धीरे धीरे चलता है तब भी उसका पूरा शरीर कई भ्रम पैदा करता है, जो बहुत अजीब है। दूसरों को नहीं पता, लेकिन किन यू खुद इसका कारण जानता है। इस रहस्यमय शरीर प्रशिक्षण तकनीक का अभ्यास करते समय, जिसे किन यू ने फिलहाल स्वर्ग पारीय रहस्यमय कला कहा है, उसके 2 से 3 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज प्रभावित होगी, यहाँ तक कि हवा भी। केवल उसके शरीर के आसपास की हवा के विकृत होने से ही ये भ्रम पैदा होते हैं। किन यू का पूरा शरीर पहले की तरह 36 ऊर्जा धाराओं से घिरा हुआ है। बस इन ऊर्जा धाराओं का रंग चांदी से बदलकर चांदी और सोने के मिश्रण जैसा हो गया है। किन यू को लग रहा है कि जब वह दूसरे ट्रांस हेवन आरेख की 36 गतिविधियों में पूरी तरह से पारंगत हो जाएगा तो इन 36 ऊर्जा धाराओं का रंग शायद शुद्ध सुनहरा हो जाएगा। तृतीय राजकुमार महामहिम ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है और मिंगशान मंडप में आपका इंतजार कर रहे हैं। आंगन वाले घर के बाहर से एक नौकर की आवाज आती है। जैसे ही किन यू ये सुनता है वह अभ्यास करना बंद कर देता है। पिताजी ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। वह एक कपड़े से खुद को थोड़ा सा साफ करता है और फिर अपनी सुस्त कमर को थोड़ा सा खींचता है, जिससे उसके पूरे शरीर से चट चट की आवाजें निकलती हैं। उसकी प्रबल मांसपेशियों की शक्ति उसके शरीर में पारे की तरह दौड़ रही है। इस तकनीक के अभ्यास से किन यू का शरीर तेजी से निखर रहा है। उसकी ताकत और गति दोनों ही एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। अगर मौजूदा किन यू को झेंझू से निपटना पड़े तो शायद वह अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से मार गिराएगा। वह अपने चेहरे की मांसपेशियों को थोड़ा हिलाता है, मुस्कुराता है और तुरंत आंगन से निकलकर मिंगशान मंडप की ओर दौड़ पड़ता है। किन दे, शू युआन, किन फैंग, किन झेंग, किन यू, राजसी भवन के प्रबंधक गेमिन, नीले वस्त्रधारी वृद्ध, भूरे वस्त्रधारी वृद्ध और शिवजेनिस्ट फेंग्यूजी, कुल मिलाकर 9 लोग किन दे के पक्ष के 9 सबसे श्रेष्ठ लोग हैं। फेंग्यूजी ने मिंगशान मंडप को एक रहस्यमय प्रतिबंधात्मक जादू से पूरी तरह ढक दिया है ताकि उनकी आवाजें बाहर न जा सकें। किन दे और फेंग्यूजी के हाव भाव इस समय बहुत गंभीर हैं। ऐसा माहौल देखकर किन यू को लग रहा है कि मामला बहुत गंभीर है। B3C11 का अंत। पुस्तक 3 अध्याय 12 विस्फोट 3। किन दे ने सब पर एक नजर डाली और फिर कहा, मैंने एक बहुत ही गंभीर मामले की वजह से सबको इतनी जल्दी बुलाया है। मैं भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यह मामला अच्छा है या बुरा। किन दे के चेहरे पर बनावटी मुस्कान है और उसके बगल में बैठे फेंग्यूजी के चेहरे पर भी। पिताजी, आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको ऐसा बना रही है? किन झेंग ने तुरंत पूछा। किन यू, किन फेंग और बाकी लोग भी किन दे की तरफ देखने लगे।
किंदे अपना सिर हिलाते हैं और शक्तिहीनता से कहते हैं, मैं 1 साल से थोड़ा अधिक समय पहले ही जियांटियन स्तर के शिखर पर पहुंचा हूं, लेकिन हाल ही में बंद दरवाजे के प्रशिक्षण सत्र के दौरान मुझे अचानक यह आभास हुआ कि मेरा 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश आधे साल में आएगा। 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश, ये पहला स्वर्गीय क्लेश है जिससे किसी भी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जो ज़ियोजेनिस्ट बनना चाहता है, जिसे आमतौर पर लघु स्वर्गीय क्लेश के रूप में जाना जाता है। बाकी लोग अचंभित हैं। जियांटियन स्तर के शिखर पर पहुंच चुके सुपर विशेषज्ञों में से कुछ 4 में -9 स्वर्गीय क्लेश से डरते हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग ज़ियोजेनिस्ट बनने के लिए इस स्वर्गीय क्लेश से गुजरना चाहते हैं। हालांकि 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश से गुजरना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। जियांटियन स्तर पूरा करने के बाद कुछ लोगों को 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश का कोई संकेत न दिखने पर कई दशकों से लेकर 100 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन कुछ अन्य लोग जियांटियन स्तर के शिखर पर पहुंचने पर यह भांप पाए कि यह कब आएगा। ये केवल व्यक्ति के प्राकृतिक स्वर्ग मार्ग के सहज ज्ञान पर निर्भर करता है। कौन सोच सकता था कि किंदे, जो केवल कुछ दशकों से अभ्यास कर रहा है, वास्तव में मार्शल आर्ट में लियान यान से भी अधिक दुर्जेय है और 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश के आगमन को भांप भी पाएगा। लेकिन क्या यह अच्छी बात है? किसी अभ्यासी के 4 में 9 स्वर्गीय क्लेशों पर विजय पाने की संभावना, विशेष रूप से कियान लोंग महाद्वीप की अभ्यास तकनीक का उपयोग करते हुए और बिना ज़ियोजेन स्कूल की सहायता के, मूलतः 10% से भी कम है। किन वंश जल्द ही युद्ध की घोषणा करने वाला है, लेकिन अगर किंदे क्लेशों का सामना करने में विफल रहता है और मर जाता है तो ये योजना बेकार हो जाएगी। हालांकि अगर वह इस विपत्ति पर विजय पा लेता है तो किन कबीले के पास एक और ज़ियोजेनिस्ट होगा और उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। दुर्भाग्य से सफलता की संभावना बहुत कम है। ये कैसे संभव है? सीनियर लियान को इतने सालों से इस 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश का सामना नहीं करना पड़ा। महाराज जू युआन तुरंत अपना संयम खो देता है। वह इतने सालों से किंदे का अनुसरण कर रहा है। वे दोनों एक गुरु और एक अधीनस्थ हैं, लेकिन उनके बीच भाईचारे की भावना भी है। यह 9 में से 4 स्वर्गीय क्लेश हैं, कम नहीं। इससे पार पाने की संभावना बहुत कम है। एक ज़ियोजेनिस्ट के 3 स्वर्गीय क्लेशों में से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा असामान्य है। पिताजी, तीनों भाई किन यू, किन फेंग और किन जेंग सभी उत्सुकता से किंदे को देखते हैं। चूंकि यह 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश है, इसलिए संभावना है कि उनके पिता आधे साल में मर जाएंगे। हालांकि वे अपने पिता से प्यार करते हैं, फिर भी उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि इस क्लेश से उबरना बहुत मुश्किल है। यू, एर, फेंगर, जेंग, एर, तुम सब पहले से ही वयस्क हो, और फेंगर और जेंग, एर तो 2 बड़े भाई भी हैं। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? एक सच्चे इंसान होने के नाते, अगर तुम 4 में से 9 स्वर्गीय विपत्तियों से बच नहीं सकते तो तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर तुम नाकाम भी हुए तो कोई बात नहीं। किंदे का साहसी चेहरा बहुत रोमांचित और बेफिक्र लग रहा था। पिताजी, लेकिन ये 4 में 9 स्वर्गीय क्लेश। किन्यू के दिल में एक दर्द सा महसूस होता है, क्योंकि उसके दादा लियान का निधन अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। अगर उसके पिता स्वर्गीय क्लेश से गुजरते हुए मर जाते हैं तो ये सोचकर किन्यू का दिल डर से कांप उठता है। युआ, मुझे पता है कि 4 में से 9 स्वर्गीय क्लेश खतरनाक होते हैं। तुम्हारे दादाजी भी इसी क्लेश से गुजरे थे। हालांकि कोई भी इससे बच नहीं सकता। एक पुरुष होने के नाते मुझे इसका साहस के साथ सामना करना होगा। अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, किंदे ने दृढ़ता से कहा। किंदे की आंखों में नजर देखकर किन्यू के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज मैंने सभी को भविष्य की तैयारियां करने के लिए बुलाया है। अब से जेंग रक इन कबीले के हर एक मामले की जिम्मेदारी संभालेगी, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या नहीं। इसका मतलब ये भी है कि अब मैं सिर्फ पीछे से निर्देश देने के लिए जिम्मेदार हूँ, जबकि जेंग रक किसी भी मामले में फैसला लेने वाली होगी। किंदे ने सीधे आदेश दिया। हाँ पिताजी, किन जेंग ने बिल्कुल भावशून्य आवाज में कहा। पिछले कई सालों से वह साधारण मामलों की देखरेख और निर्णय करते रहे हैं। किंदे ने आज जो कहा उससे उन्हें आधिकारिक तौर पर पूर्ण अधिकार मिल गया है। किंदे के 3 बेटों में सबसे बड़ा किन फेंग सैनिकों की कमान संभालने और सैन्य गतिविधियों का संचालन करने में कुशल है। दूसरा बेटा किन जेंग राजनीति में निपुण है, लेकिन तीसरा बेटा किन यू बहुत लापरवाह है। कम से कम किंदे ने कभी भी किन यू की आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगाई। किन यू हमेशा अपनी मर्जी से कुछ भी करने में सक्षम रहा है। फेंग र, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारे किन कबीले की सेना में तुम्हारा स्थान पूरी तरह से तुम्हारी सैन्य योग्यता पर निर्भर करेगा। किंदे ने किन फेंग को घूरते हुए कहा। किन फेंग सिर हिलाकर अपनी सहमति जताता है। वह खुद एक जियांटियन विशेषज्ञ है, साथ ही वह सैनिकों की कमान संभालने और सैन्य अभियानों का संचालन करने में भी माहिर है। इसलिए अपनी कम उम्र के बावजूद वह पहले से ही 1 लाख सैनिकों वाली सेना का नेतृत्व कर रहा है। हालांकि इसका उसके राजकुमार होने से कुछ लेना देना है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। यू एर किंडे किन यू को देखता है। दरअसल किंडे मन ही मन सोचता है कि वह अपने तीसरे बेटे का सबसे ज्यादा एहसानमंद है, लेकिन वह इस स्थिति में ज्यादा भावुक शब्द नहीं कहना चाहता। इसलिए किन यू को काफी देर तक घूरने के बाद वह धीरे से कहता है, यू एर, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो करो। मैं तुम्हारी आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। याद रखना, जो तुम्हें सही लगे वही करो। किन वंश के बेटे किसी भी चीज से नहीं घबराते, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। जब किन यू ये सुनता है तो उसके दिल में खून की एक उबलती धारा उमड़ती हुई महसूस होती है। हाँ,
पिताजी, किन यू दृढ़ता से कहता है। किन दे मुस्कुराता है। उसके बगल में खड़ा फेंग्यूजी कहना शुरू करता है, महामहिम और मैं इस मामले पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जब 6 महीने बाद विपत्ति आएगी तो सबको अपना काम पहले जैसा ही करना होगा। महामहिम और मैं कुछ जियांटियन विशेषज्ञों के साथ स्वर्गीय विपत्ति से निपटने के लिए एक गुप्त स्थान पर जा रहे हैं। जहाँ तक उनके तीनों पुत्रों का सवाल है, उन सभी को हमारे पीछे नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मेरे साथ कौन जाएगा। वे हैं मैनेजर गे, कुछ जियांटियन विशेषज्ञ और कुछ अन्य विशेषज्ञ। जेंगा, तुम तीनों मेरे पीछे नहीं आ सकते, किंदे ने जोर देकर कहा। उसने बिल्कुल भी आपत्ति नहीं मानी। जब किंदे स्वर्गीय क्लेश भोगने के लिए निकलेगा तो कौन कह सकता है कि जियांग गुआंग को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अगर जियांग गुआंग को इसकी जानकारी मिल गई तो वह किंदे की योजना को विफल करने के लिए विशेषज्ञों को जरूर भेजेगा। यहाँ तक कि जिन जियांग विशेषज्ञ किंदे के साथ जा रहे हैं वे भी खतरे में होंगे, इसलिए किंदे अपने बेटों के साथ कोई जोखिम नहीं उठा सकता। किन जेंग भावी ईस्ट वनक्विशिंग प्रिंस है और बहुत अधिकारपूर्ण पद पर है, इसलिए उसे जोखिम में नहीं डाला जाना चाहिए। किन फेंग सेना में मार्शल हैं, इसलिए उन्हें एक साधारण अंगरक्षक विशेषज्ञ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो बहुत बुरा होगा। जहाँ तक किन यू का प्रश्न है, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा। किन यू ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहता है, मुझे पता है कि खतरे होंगे। बड़े भाई और दूसरे भाई को जरूरी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होने देना चाहिए। लेकिन मैं सैन्य मामलों में ज्यादा उपयोगी नहीं हूँ। मैं राजनीति या सैन्य मामलों को नहीं संभाल सकता। तुम नहीं कर सकते। किंदे ने अचानक किन यू की बात काटते हुए कहा। क्यों? किन यू तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं क्यों नहीं जा सकता? पिताजी, क्या आपको याद है कि आपने अभी क्या कहा था? बस वही करो जो आपको सही लगे। किन वंश के बेटे किसी भी चीज से नहीं घबराते, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। अब मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि यही सही है। मौत, मुझे इससे जरा भी डर नहीं है। मैं बस आपके साथ चलना चाहता हूँ। किंदे को घूरता है। वह बस हार नहीं मानता। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक होगा? मुझे नहीं पता कि जियांग गुआंग के पास कितने जियांटियन विशेषज्ञ हैं। मुझे इसकी भी परवाह नहीं, लेकिन उनके पास 2 शांगजियन हैं, 2 ही, कम नहीं। तुम्हारे अंकल फेंग अकेले उनमें से सिर्फ एक को ही रोक सकते हैं, इसलिए अगर वे दोनों आ गए तो ये बेहद खतरनाक होगा। समझ रहे हो? किंदे लगातार कहता रहा। खतरा? मैं खतरे से कैसे डर सकता हूँ? किन यू ने उदासीनता से हंसते हुए कहा। वह किंदे की अस्वीकृति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। किंदे सिर हिलाते हुए कहता है, इस बार जो लोग जा रहे हैं वे सभी विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कि जियांटियन विशेषज्ञ भी। तुम तो बस एक बाहरी चिकित्सक हो। तुम्हारे जाने का क्या फायदा? तुम हमारे किसी काम के नहीं होगे। इससे भी बुरी बात यह है कि जब हम खतरे में होंगे तो तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा देगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यह विचार भूल जाओ। जियांटियन। किन यू हंसता है। जियांटियन विशेषज्ञ बनने के बाद किन यू अपने पिता को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन लियान यान की मृत्यु के कारण वह इतना दुखी था कि अपने पिता को बताना ही भूल गया। फिर उसने ट्रांसहेवन आरेखों की तकनीक का अभ्यास शुरू किया और किंदे का बंद कमरे में प्रशिक्षण सत्र था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अभी तक अपने पिता को बताने का समय नहीं मिला है। ये लो! किन यू अचानक जोर से चिल्लाया। उसका शरीर नीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी पर बिजली की तरह झपटा। नीले वस्त्र वाला बूढ़ा और भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा किंदे के अधीनस्थों में 2 महारथी हैं और लियान यान के समकक्ष हैं। आमतौर पर वे स्वर्गीय जाल से जुड़े मामलों का प्रबंधन करते हैं। नीले वस्त्र वाला बूढ़ा एक शीर्ष जियांतियान विशेषज्ञ है और उसकी समग्र शक्ति बहुत प्रबल है। वह किन यू के हमले को अपनी ओर आते हुए देख रहा है। तीसरा राजकुमार, नीले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाता है। हुन्फ! किन यू एक ठंडी हुन्फ की आवाज निकालता है। उसके आसपास की पूरी हवा कंपने लगती है। वह अपनी दाहिनी मुट्ठी से बिजली की गड़गड़ाहट की तरह एक घूंसा मारता है। पहले और दूसरे ट्रांसहेवन आरेखों का अभ्यास करने के बाद ये पहली बार है जब किन यू ने अपनी असली शक्ति का प्रयोग किया है। इतने लंबे समय से अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों के साथ वह वास्तव में किस शक्ति स्तर तक पहुंच गया है, वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों का रंग बदल जाता है। नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को पता है कि यह उसके लिए बुरा है, इसलिए वह तुरंत अपने शरीर की जियांटियन ऊर्जा को प्रवाहित करता है। उसकी दाहिनी हथेली का रंग सुनहरा हो जाता है। मुट्ठी और हथेली के बीच टकराना, एक जोरदार टक्कर सुनाई देती है। नीले वस्त्र पहने बूढ़े को बस यही लगता है कि उस पर एक भयानक जोरदार प्रहार हुआ है। ये पूरी तरह से शारीरिक शक्ति के कारण है और इसमें जियांतियन ऊर्जा बिल्कुल नहीं है। किन यू की शुद्ध और प्रचंड शारीरिक शक्ति का वह भयानक बल उसकी हथेली से होते हुए उसकी बाह में समा जाता है। नीले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाता। तभी एक खटखट की आवाज के साथ रेलिंग टूट जाती है। नीले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी तभी रुक पाता है जब आखिरकार उसकी नजर फेंग्यूजी के प्रतिबंधात्मक जादू पर पड़ती है। बाकी सभी लोग किन यू को केवल आश्चर्य भरी नजरों से देखते हैं। किन यू किंदे को घूरते हुए भावशून्य चेहरे से कहती है, पिताजी, आप क्या सोचते हैं? क्या मैं आपका अनुसरण करने के योग्य हूँ? मैं एक जियांटियन विशेषज्ञ हूँ। कियान लॉन्ग महाद्वीप के इतिहास में पहला जियांटियन बाहरी विशेषज्ञ भी एक जियांटियन विशेषज्ञ ही है ना? किन यू के शब्दों ने अन्य लोगों को इस हद तक चौंका दिया कि वे अवाक रह गए।
शानशन बाहरी विशेषज्ञ। प्राचीन काल से ही यह एक सत्य रहा है कि बाह्य साधना कठिन, कष्टदायक, निरर्थक और निराशाजनक होती है और इसकी परिणति हाउतियान स्तर के शिखर पर होती है। हालांकि अब से उपस्थित लोग जानते हैं कि बाह्य साधना के माध्यम से भी जियांतियान स्तर तक पहुंचना संभव है। वाह, क्या ताकत है! अगर तीसरा राजकुमार कोई मध्यम श्रेणी का पवित्र हथियार इस्तेमाल करता है तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा। इस समय नीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के दाहिने हाथ की हड्डियों में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। किन यू की वर्तमान शक्ति उस दिन जेनजू से लड़ते समय की उसकी शक्ति से कहीं बेहतर है। ट्रांस हेवन रहस्यमय कला का अभ्यास करने और रहस्यमय चांदी और सुनहरे रोशनी के कारण होने वाले परिवर्तनों से गुजरने के कारण जेनजू के खिलाफ लड़ाई के किन यू की तुलना में वर्तमान किन यू ने कई और अधिक विश्व विध्वंसक परिवर्तनों का अनुभव किया है। किन यू को देख रहा है। कोई नहीं जान सकता कि इस समय उसके मन में कितना गहरा सदमा है। उससे पहले वाला तीसरा बेटा, जिससे उसने कभी कोई बड़ी उम्मीदें नहीं रखी और जो बाहरी अभ्यास करता है, जो मार्शल आर्ट का सबसे कष्टदायक और निराशाजनक रास्ता है। हालांकि 18 साल की उम्र में ये बेटा अनजाने में ही शक्ति के इतने भयानक स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा ये बेटा अभूतपूर्व जियांटियन बाहरी विशेषज्ञ बन गया है। पिताजी, किन यू फिर कहता है। वह किंदे के जवाब का इंतजार कर रहा है। किंदे काफी देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए कहता है, तुम नहीं कर सकते।